बनारस रात का समय खाली सुनसान रास्ते पर एक बाइक चल रही थी जिसपे दो लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। श्रुति हैरानी से बोली, वाह, फाइनली हमारा ये सपना भी पूरा हुआ। सागर श्रुति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ दी, फाइनली आपका ये सपना भी पूरा हुआ। श्रुति सक्सेना, हाइट 5 फुट 4 इंच, गेहुआ रंग, उम्र 20 साल, आंखों पर गोल फ्रेम का चश्मा और उन्हीं आंखों में आसमान को छूने का और दुनिया घूमने के सपने। सागर सक्सेना, हाइट 5 फुट 10 इंच, उम्र 18 साल, चेहरे पर एक चमक और प्यारी सी मुस्कान। श्रुति खुश होकर बोली, हाँ, हम चोरी से रात के 2 बजे घर से बाहर आके घाट जा रहे हैं। थैंक यू डियर, हमारा साथ देने के लिए। सागर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके दी, हम हमेशा आपके साथ हैं। दोनों भाई बहन आपस की मस्ती में रात के 2 बजे घाट की तरफ चले जा रहे थे, वही जहां पर हमारी कहानी की मुख्य किरदार को एक सुकून मिलता है, बनारस का 80 घाट। सागर श्रुति की तरफ देखकर बोला, दी आप यही रुको, हम गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। श्रुति बोली, ठीक है। सागर बाइक को पार्क करने चला जाता है और वापस आकर बोला, दी चले। श्रुति आगे बढ़ते हुए बोली, हम चलो, पर हमें थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि इतने रात में हम निकलने को तो निकल गए पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, कुछ हुआ तो। सागर ने भी उसके साथ चलते हुए कहा, डोंट वरी दी, मैं हूं ना, वैसे भी मैं और मेरे दोस्त यहाँ इस समय पर भी आते रहते हैं। कुछ नहीं होगा, आप बस एंजॉय करो और सुबह होते ही आपकी पसंद की कचौरी खाते हुए घर जाएंगे, अब चलो। ये कहकर उसने अपनी दी का हाथ पकड़ा और घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। घाट की सीढ़ियों पर बैठते ही श्रुति ने अपनी चमकती आंखों से घाट के चारों ओर देखा और फिर घाट के पानी को देखने लगी जिसमें चांद की परछाई बन रही थी। इस शांत माहौल में ठंडी ठंडी हवा का चेहरे पर टकराना, आसमान में चांद का चमकना, ये सब देख के और महसूस करके उसे सुकून मिल रहा था। सागर ने श्रुति की तरफ देखते हुए पूछा, दी चाय पीनी है? लेकिन श्रुति की नज़र अभी भी उस नज़ारे पर ही टिकी हुई थी। उसने बिना सागर की तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, लेकिन लेमन टी। सागर चीरते हुए बोला, क्या दी, आप भी अजीब हो, आधी रात का समय है, कहाँ से मिलेगा आपका लेमन टी? श्रुति ने अब उसकी तरफ देखकर कहा, अरे बाबा, जहाँ से तुम अपने लिए चाय लेने जा रहे हो वहाँ से सिंपल। सागर उसे फिर से चिढ़ाते हुए बोला, वहां पर सिर्फ अदरक वाली चाय मिलती है जो आप नहीं पिएंगी। आप एक काम करो, सुबह पी लेना। ओके, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। श्रुति फिर से उसी नज़ारे की तरफ देखते हुए बोली, ओके, हम यहीं पर बैठे हैं। सागर के जाने के बाद श्रुति ने अपना हेडफोन निकाला और कानों में लगा के अपने पसंद के गाने सुनने लगी। गाना सुनते सुनते उसकी नज़र कुछ सीढ़ियों से नीचे घाट के पानी के पास बैठे कपल पर जाकर रुक गई, क्योंकि वह कपल दिखने पर बहुत अच्छे लग रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि लड़की ने गलती से कुछ नशे वाली चीज़ पी ली थी और उस पे नशा हावी हो चुका था, और लड़का पहले तो उस पर गुस्सा करता, फिर प्यार से उसे संभालने लगता। ये देखते ही उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। जब उस कपल की तरफ से वह अपना सिर बाएं को घुमाती है तो कुछ दूर पर एक लड़के को बैठे देखती हैं। वाइट गोल गले का टी शर्ट, ब्लू नेवी कलर की जीन्स, पैरों में ब्लैक स्पोर्ट्स शूज, उस पर ब्लू डेनिम जैकेट पहने हुए, गोरा रंग। काफी ध्यान से देखने पर उस हल्की सी रोशनी में उसकी काली गहरी आंखें जिसमें कुछ खोने का दर्द था और एक सुकून था। वह एकटक उसी कपल को देख रहा था। हल्की रोशनी की वजह से श्रुति उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। फिर वह वहां से उठ के उसके पास गई, लेकिन तभी हल्की सी वो रोशनी भी चली गई। अब सिर्फ चारों तरफ चांद की रोशनी थी जो कभी बादल में छिप जाती तो कभी बादलों से बाहर आ जाती। श्रुति ने ऊपर देखकर मन में सोचते हुए कहा, सुबह सुबह एक ढंग का बंदा दिखा और आपने उसे भी देखने नहीं दिया। ये कहकर वो हंस पड़ी। लड़का जो श्रुति से थोड़ी दूर पर बैठा था, उसकी हंसी सुन उसने उसे देखा, फिर अपना सिर उस कपल की तरफ घुमा लिया। श्रुति ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, हेलो, माई सेल्फ श्रुति सक्सेना एंड योर्स। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति ने फिर से उसकी तरफ दकाकर कहा, हे, व्हाट हैपेन? कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? और हम जब से देख रहे हैं तुम्हें, तुम उसी कपल को देख रहे हो।
उसके बाद भी लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति ने खुद का ही मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या करें, अपने ज्यादा बोलने के आदत से मजबूर हैं। और फिर उस लड़के को चिढ़ाते हुए बोली, लगता है वो इंसान तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चुरा कर ले गया है, जो उस बेचारे को ऐसे घूर रहे हो। श्रुति के इतना कहते ही लड़के ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, हु द हेल आर यू? हुच। श्रुति हल्का सा घबराते हुए बोली, बताया तो श्रुति सक्सेना। लड़का, पहली बात तुम्हारा नाम जो भी है आई डोंट केयर, और दूसरी बात कब से कुछ भी बोले जा रही हो तुम, मुहर दर्द नहीं करता क्या तुम्हारा? जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, अब तुम अपना मुहर बंद रखो समझी। इतना कहकर अपना मुंह फेर लेता है। श्रुति भी शांत पर उससे थोड़ी दूर जाकर बैठ गई और ऐसे ही 5 मिनट बीत गए। श्रुति ने फिर से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या यह तुम्हारा एक तरफा प्यार है? उसकी बात सुनकर लड़का उसकी तरफ हैरानी से देखता रहा। श्रुति कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी, इसलिए फिर से बोल पड़ी, आई मीन तुम इतने ध्यान से देख रहे हो तो मुझे लगा कि। उसकी बात को काटते हुए लड़के ने कहा, तुम होती कौन हो ये सब कहने और पूछने वाली? कोई रिश्ता है हमारा, या मैं तुम्हें जानता हूं या तुम मुझे, जो तुम मुझसे कुछ भी पूछ रही हो? श्रुति उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही लड़के ने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, मतलब कोई प्राइवेसी ही नहीं है, सबको दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना है। वह गुस्से में फट पड़ा उस पर। श्रुति उसके गुस्साने से वह थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन फिर उसने कहा, व्हाट यू मीन? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप यहाँ के लोगों पर अपनी राय बना ले? वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम आपकी तरह अकुड़ू, रूड और एरोगेंट टाइप के तो नहीं है, समझे आप? इतना कहकर वह शांत हो गई। तभी उसका भाई हाथ में चिप्स का पैकेट और एक हाथ में चाय लेकर आ गया। उसने अपनी बहन को चिप्स का पैकेट पकड़ाया और उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया और चाय पीने लगा। श्रुति शांति को तोड़ते हुए फिर से बोली, सॉरी, तुमने सही कहा, हमें आपकी या किसी के लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं है। सांस भर के उसने आगे कहा, एक बात कहें, अगर आप दोबारा गुस्सा ना करें हम पर तो। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो फिर हम आपकी इस चुप्पी को हाँ समझ लेते हैं। थोड़ी देर शांत रहकर वह बोली, कभी कभी कुछ खुशी, गम या तकलीफ किसी से कह देना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप यह बातें नहीं कह पा रहे हैं तो आप अपने सारे इमोशन और फीलिंग को एक डायरी में लिख कर कैद कर दें, या फिर किसी अनजान से अपनी बातें कह दें, क्योंकि वह आपकी बात किसी और से नहीं कहेगा और इससे आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और वह खामोशी से आपकी बात भी सुनता रहेगा, इससे आपको भी अच्छा लगेगा। इतना कहकर श्रुति शांत हो गई। थोड़ी देर बाद, श्रुति, फिर हम चलते हैं। श्रुति जैसे ही उठी तो उसे एक आवाज सुनाई दी और वह पीछे मुड़ी। लड़का, सॉरी मेरी बदतमीजी के लिए। श्रुति, इट्स ओके। लड़का, सामने जो लड़की बैठी है ना, उस लड़के के साथ मैं उसे बचपन से जानता हूँ। श्रुति, वाह, मतलब आप दोनों अच्छे दोस्त हो। लड़का, नहीं, ऐसा नहीं है, और शायद हाँ भी। श्रुति, मतलब? लड़का, जब मैं क्लास 6 या 7 में था तब यह मेरे स्कूल में आई थी और हम सब की क्लासमेट थी। किसी से बात ही नहीं करती थी, अपने में रहना, बिल्कुल चुपचाप रहना। पहले हम सब उसे बहुत भला बुरा भी बोलते थे और उनमें से मैं भी एक था, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया और उसके बारे में मैंने जानना शुरू किया तो पता नहीं कब उससे प्यार हो गया, जो आज तक है और हमेशा रहेगा। श्रुति, मतलब बचपन वाला प्यार? तो तुमने प्रपोज किया था उसे उस टाइम? लड़का, नहीं, जब यह बात मैंने अपने घरवालों को बताया तो घरवाले उल्टा मुझे समझाने लगे और बोले यह सब अभी बचपना है, और मुझे किसी और शहर में भेज दिया और वहीं के स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं बहुत रोया पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर धीरे धीरे उसका प्यार और गहरा होता गया। एट लास्ट यह सब कुछ मेरे घरवालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर अपने शहर आया तो पता चला कि वह शहर छोड़ चुकी है। मैंने उसे बहुत खोजा पर मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन फिर पता चला पापा से कि वह अपने किसी दोस्त की शादी में बनारस आई है। मैं भी पीछे पीछे बनारस आया उससे मिलने और यह बताने के लिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ।
उसके सामने भी 2 बार मैं आया और टकराया भी, पर वह मुझे पहचान ही नहीं पाई और मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि वह किसी और से प्यार करती है, बदले में वह इंसान भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। श्रुति ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी और उसकी आंखों में आते जाते भावों को देख रही थी। श्रुति, फिर आगे? लड़का, आगे क्या? बस जिसमें मेरा प्यार खुश, उसमें मैं भी खुश। थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन उसके चेहरे के मुस्कान से ज्यादा मेरी तकलीफ ज्यादा मैटर नहीं करती, और इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरा प्यार अधूरा रह गया या उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। इसके बाद दोनों उस तरफ देखने लगते हैं जहां वह कपल बैठे हुए हैं। श्रुति अपना मुंह लड़के की तरफ घुमाकर, श्रुति, हमारे मन में एक सवाल है, हम तुमसे पूछ सकते हैं? लड़का, हाँ पूछो। श्रुति, कोई और लड़की अगर तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी तो क्या तुम उसके प्यार को एक्सेप्ट कर पाओगे या उसे अपना पाओगे? लड़का, बिल्कुल भी नहीं। प्यार सिर्फ एक बार होता है और मुझे जिससे प्यार होना था मुझे उससे प्यार हो चुका है और उसी से करता रहूंगा, चाहे वह मेरी जिंदगी में हो या ना हो। श्रुति, लेकिन। लड़का, अब बस यह कहकर उठता है और जाने के लिए मुड़ जाता है जैसे ही वह अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। श्रुति, हे वाइट टी शर्ट, वेट अ मिनट। जब इतना सुन लिया तो हमारी एक और बात सुनते जाओ। अभी जहां तुम खड़े हो ना, वह देवों के देव महादेव की नगरी है। पहली बात, यहां से उनका कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं जाता, और दूसरी बात, अगर महाकाल ने तुम्हारे तकदीर में किसी का नाम लिखा होगा तो तुम्हारी किस्मत खुद उसे मिलवा देगी, तो तुम उसे अपनी तकदीर और किस्मत की लकीरों से मिटा नहीं पाओगे। इतना सुनते ही लड़का बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ने लगता है। श्रुति, जोर से चिल्लाकर बोलते हुए, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता और हम तो सिर्फ इंसान हैं। आप अपने मन में चाहे कितने भी ओथ और प्रोमिसेस ले जो लिखा होगा उस भगवान ने वह होकर रहेगा। वैसे अपना नाम तो बताते जाओ। है वाइट टी शर्ट यह कहते कहते वह शांत हो गई और उस लड़के को जाते हुए देखने लगी, और लड़का उसके आंखों से ओझल हो गया। सागर दी, कौन था वह लड़का जिसे आप इतनी देर से बात कर रही थी, और कोई दोस्त है वह आपका? श्रुति, पता नहीं, बस मन किया बात करने का तो चले आए थे उससे बात करने के लिए। सागर, मतलब आप इतनी देर से ऐसे ही किसी अनजान से बात कर रही थी? आपके मन की तो ऐसी की तैसी, आप पागल है क्या? प्लीज अपनी बेबाकी वाली हरकतें ना बंद कर दो वरना। श्रुति, चुप कर जा, कितना बोलता है तू उसे मारते हुए। ज्यादा ज्ञान ना दे, चल थोड़ी देर में सुबह हो जाएगा, कचौरी और सब्जी खाकर घर भी जाना है। दोनों जाके घाट के सीढ़ियों पर जाके बैठ गए। 3 साल बाद बनारस शहर। खाली सड़क पर एक बाइक चल रही थी जिस पर सागर और श्रुति बैठे थे। सागर बाइक चला रहा था। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। सागर दी, आज फिर हम चोरी से घर के बाहर निकले हैं, वह भी पापा की बाइक लेकर। हम पक्का डांट सुनेंगे घर पहुंचकर। श्रुति, डोंट वरी सागर, आगे क्या होगा यह सोचना बंद करो और अभी के टाइम को एंजॉय करो, समझे? और पहले ईशा को पिक करने चलो जल्दी। सागर, हाँ हाँ कह तो ऐसे रही है कि डांट आप सुनती हैं, डांट तो हमें सुनना पड़ता है, आप तो भाग जाती है वहां से। श्रुति, अपने भाई की बातें सुनकर वह मुस्कुरा देती है और कहती है, चुपचाप गाड़ी चलाओ। थोड़ी ही देर में वह दोनों ईशा के घर के गली के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां ईशा नहीं दिखती है। श्रुति ईशा को कॉल करती है और कहती है, श्रुति बहन कहाँ हो तुम, हम पहुंच गए, तुम कभी नहीं सुधर सकती, हमेशा की तरफ फिर से लेट ना। इतना कहते कहते वह उसे सुनाने लगती है। फोन की दूसरी तरफ से, ईशा बस कर मेरी जान, बस पहुंच गई हूं, और सुबह सुबह इतना गला ना फाड़ अपना। तभी श्रुति को ईशा दिखती है और बाइक से उतर के उसे कस के गले लगा लेती है। ईशा की उम्र 23 साल, रंग गोरा, कंधे से थोड़ी लंबे बाल, एकदम गोलमटोल सी, हाइट 5 फुट 3 इंच। ईशा श्रुति के दोस्ती को लगभग 8 साल हो गए थे और आज भी दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों दोस्त खिलखिलाते हुए बाइक पर बैठ जाती हैं। अपनी सुकून की तरफ चल पड़ते हैं, मतलब 80 घाट की तरफ। घाट पहुंचते ही ईशा ने किसी को फोन किया। श्रुति अब किसे फोन कर रही है? और उसकी तरफ देखने लगती है। ईशा, वह मैं इतना कहते ही
उसकी नज़र एक लड़के पर पहुंची और कहा जिसे फोन कर रही थी, अब तुम खुद उससे मिलो। यह कहकर उसने इशारा किया। श्रुति उधर देखती है तो उसका कॉलेज फ्रेंड संकेत खड़ा था। जैसे ही उसने संकेत को देखा उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, शंकु बेब तुम यहाँ कब आए, हमें बताया भी नहीं और ना ही एक बार भी कॉल किया। तुम समझते क्या हो खुद को? और उसको मारने लगती है। उसकी उम्र भी लगभग श्रुति की उम्र की है। 5 फुट 10 इंच की हाइट, गोल्ड टी शर्ट ऑरेंज कलर की और ब्लॉक ट्राउजर, पैरों में वाइट स्पोर्ट्स शूज पहने हुए, दिखने में काफी जेंटल और चेहरे से क्यूट। संकेत अरे अरे बस कर, तूफान मेल कितना दौड़ाएगी और मारेगी, तेरे सारे सवालों के जवाब देता हूँ। पहले रुक तो जा। दोनों रुक जाते हैं और हांफने लगते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद, मेरे सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। न्यू सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो मैं यहाँ चला आया तुझसे मिलने। और बता, अगर तुझे बता देता तो सरप्राइज कैसे देता तुझे, तूफान मेल। श्रुति बस बस ज्यादा ना बोलो, तुम बहुत बुरे हो। संकेत बुरा हूं तो क्या हुआ, फिर भी हम दिलवाले हैं। श्रुति हो इन योर ड्रीम्स, और इतने बेकार से डायलॉग सुधर जाओ। इतना कह फिर से उसे मारने लगती है। घाट पर ज्यादा लोग तो नहीं थे, पर जो लोग थे वह सब सिर्फ उन्हीं घूर घूर कर देख रहे थे। ईशा उनके बीच में आते हुए, ईशा बंद करो तुम दोनों अपना यह तमाशा, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। बड़े हो गए हो तुम दोनों, थोड़ा शर्म कर लो। संकेत ओए मोटो, शर्म यह क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है? हमें तो नहीं पता, तुझे पता है? श्रुति नोप। ईशा तुम दोनों से बात करना ही बेकार है। चलो सागर हम चलते हैं, इन्हें यही छोड़ दो। इतना कहते हुए वह वहां से जाने लगी। श्रुति ईशा के पास आकर उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, अरे मेरी जान जानती है ना, संकेत पागल है, क्यों बुरा मानती है उसकी बात का? वह सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए यह सब बोलता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह फालतू काम करेगा, तू उससे चिढ़ेगी। संकेत वाह श्रुति, तुमने बड़ी जल्दी पार्टी बदल दी, कर ले जितनी बुराइयां करनी है मेरी। श्रुति संकेत अब बस देख, ईशा गुस्सा हो रही है, और अगर एक बार ईशा तुझसे गुस्सा हो गई ना तो हमारे पास मत आना, अब जल्दी से सॉरी बोलो। संकेत अच्छा बाबा, ओए मोटो सॉरी ना, मैं मजाक कर रहा था, तू तो जानती है मुझे बिल्कुल अच्छे से, फिर भी और वैसे भी इतना गुस्सा न, तेरे नाक पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर चारों हंस देते हैं और साथ में चलने लगते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। बातें करते करते उन्हें समय का पता नहीं चलता और सुबह के 8:30 बज जाते हैं। जैसे ही सागर की नज़र घड़ी पर जाती है तो सागर कहता है, सागर दी चलो अब, वरना घर पर पहुंचकर डांट सुनने को मिलेगा। 8:30 बज चुके हैं। श्रुति कोई नहीं, 8:30 ही बजे हैं ना, अब जब इतना लेट हो चुका है तो थोड़ा सा और लेट हो जाए। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो कचौरी सब्जी खाकर ही घर जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट वरी कुछ नहीं होगा। सागर सबकी तरफ देखकर तो जल्दी करें, आप सब जो भी खाना पीना जल्दी खाएं, हमारी बहन वैसे भी पागल हो चुकी है, उनके चक्कर में हम ही डांट सुनेंगे। इतना कहकर वह श्रुति को घूरने लगता है। श्रुति अपने भाई को इग्नोर करके खड़ी होती है और चारों फिर चल देते हैं। कचौरी सब्जी के ठेले के पास पहुंचते ही चारों कचौरी सब्जी खाते हैं और फिर सब आपस में गले लगते हैं, एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। संकेत ईशा को लेकर निकल जाता है। रास्ते में, सागर आपकी वजह से आज फिर डांट सुननी पड़ेगी हमें। श्रुति नहीं पड़ेगी, एक काम करना, तुम बाइक खड़ा करके चुपचाप रूम में चले जाना, फिर जब पापा तुम्हें देखेंगे ही नहीं तो डांटेंगे कैसे। सागर दी आप ज्ञान ना दो, हमें पता है आप बस ऐसा ही कहती हैं और हमें छोड़कर चली जाती हैं। ऐसी दोनों भाई बहन बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। गेट खोलकर दोनों बाइक को खड़ा करते हैं और जैसे ही अंदर जाने को होते हैं तभी कोई 60 साल के उम्र का इंसान उन्हें खड़ा मिलता है और वह उन्हें डांटने लगते हैं। तभी श्रुति सागर को छोड़कर धीरे धीरे कदमों से वहां से भागकर अपने रूम में आ जाती है। वह 60 साल के इंसान सागर और श्रुति के पापा है। उनकी हाइट 5 फुट 12 इंच, गोरा रंग, कुर्ता पायजामा पहने हुए और हाथ में ब्रश लिए सागर को डांट रहे थे। उनका नाम अर्नव सक्सेना है। अपने रूम में पहुंचते ही श्रुति ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह बैठने को हुई तो कमरे के दरवाजे से एक आवाज आई,
घूम आई महारानी आप, और क्यों करती हो ऐसे काम जिसकी वजह से बार बार सागर को डांट सुनना पड़ता है। श्रुति, माँ। हाइट 5 फुट 3 इंच, सांवला रंग, नीले रंग की हल्की साड़ी पहने हुए, नाम नीलम सक्सेना। नीलम जी, कोई माँ वा नहीं, गलती तुम करो डांट सागर सुने, हमें पता है तुमने ही उसे घाट पर चलने के लिए रिक्वेस्ट की होगी, अगर वह नहीं माना होगा तो तुमने उसे जबरदस्ती मनवाया होगा, या तो किसी चीज का वादा किए होगे या शर्त लगाए होगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे साथ जाने को मान गया। सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, मैं ऐसी ही तुम्हारी माँ नहीं हूँ मैं। श्रुति, ऐसा नहीं है माँ, सागर तो खुद जाना चाहता था इसलिए उसने हमारी बात मानी थी। नीलम जी, हल्का सा गुस्सा करते हुए, बिल्कुल चुप। श्रुति, अच्छा माँ प्लीज अब आप भी गुस्सा मत करो, अब कोई अपने मन से घूमने भी नहीं जा सकता। नीलम जी, ऐसा नहीं है, इतना कहते उन्होंने कहा अच्छा यह सब छोड़, तुझे 2 दिन बाद तो निकलना है ना, तुमने अपना सामान पैक किया? उन्होंने बात को बदलते हुए श्रुति से पूछा। श्रुति, कम ऑन मॉम, अभी 2 दिन बाकी है, कर लेंगे पैकिंग, डोंट वरी। नीलम जी, डोंट वरी की बच्ची, अभी भी कह रही है 2 दिन बचे हैं पैकिंग के लिए, अगर गलती से कोई सामान छूट गया तो पूरे धरती को सर पर उठा लोगी, फिर जबरदस्ती हमें परेशान करके वह सामान भेजने के लिए कहोगी। यह नहीं कि पहले से अपना सारा पैकिंग करके फ्री हो जाए, लेकिन नहीं, हमें परेशान करना तुम्हारी तो आदत सी हो गई है। श्रुति, माँ आप क्यों टेंशन लेती हो जाएगा पैकिंग, और वैसे भी परेशान करना तो मेरा पूरा हक है ना आप दोनों को। नीलम जी, जस्ट शट अप, इतनी बड़ी हो गई हो, पूरे 23 साल की, लेकिन बचपना खत्म नहीं हुआ, चलो उठो और अभी सारा का सारा काम खत्म करो वरना चप्पल से मारूंगी। सागर, कमरे में आते हुए, हाँ माँ बिल्कुल, आपको इन्हें चप्पल से नहीं बल्कि डंडे, जूते, बेलना जो मिले उन सब चीजों से मारना चाहिए, कांड यह करती हैं, डांट हम सुनते हैं। श्रुति, यह सुनते ही सागर की तरफ देखती है और अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगती है, और फिर अपनी माँ से कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना माँ, और प्यार से साइड हक करके नीलम जी के गालों पर किस कर देती है। नीलम जी, बिल्कुल भी नहीं, और यह प्यार व्यार ना हमें अभी मत दिखाओ, चुपचाप जाकर काम करो और अपनी पैकिंग खत्म करो। श्रुति कसम साते हुए जाकर ट्रॉली बैग लाती है और अपने काम में लग जाती है। अभी अभी उसने LLB की पढ़ाई इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से खत्म की थी, अब उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाना है। ऐसे ही सबके साथ हंसते हंसते कब 2 दिन बीत गए पता ही नहीं चला, और अब देहरादून जाने का दिन भी आ गया। श्रुति अपने घर वालों के साथ स्टेशन पहुंचती है, अपने टिकट को वेरीफाई कराने के बाद और कुछ जानकारियां लेने के बाद चारों प्लेटफॉर्म की तरफ चल देते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही श्रुति ने ईशा और संकेत को देखते ही दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है, तीनों आपस में बात करने लगे, तभी ट्रेन आ गई। अर्नव जी सागर से कहते हैं। अर्नव जी, ट्रेन आ गई है, आप अपनी बहन का स्लीपर नंबर देखकर उनका सारा सामान उनके सीट के नीचे रख दे। सागर, जी पापा। सागर श्रुति का सामान रखकर आते हुए कहता है। सागर, पापा जी हमने सही से सामान रख दिया है, और फिर श्रुति से कहता है कि दी आपकी सीट वह है और आपके सीट के ही नीचे आपका सारा सामान रख दिया है। श्रुति, ठीक है, थैंक यू। तभी ट्रेन के चलने की सूचना होती है। संकेत, देख तेरी ट्रेन स्टेशन से छूटने वाली है, जाकर बैठ जा। श्रुति, हाँ। ईशा, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, अब पता नहीं हम फिर से घाट कब जाएंगे। संकेत जवाब देते हुए कहता है, जब श्रुति बनारस वापस आएगी तब जाना होगा उसके साथ, मोटो और हंस देता है। ईशा, उसे घुरते हुए, चुप हो जा वरना अंकल आंटी के सामने आज पिट जाएगा तू मेरे से। संकेत, अच्छा बाबा मजाक कर रहा था, एनीवेज श्रुति तू अपना ध्यान रखना और अच्छे से सफर करना, ज्यादा शैतानी नहीं, ओके तूफान मेल। श्रुति, अब बस भी करो, तुम दोनों आपस में कितना झगड़ते रहते हो। संकेत, तुम अपना भी ख्याल रखना, और ईशु तू भी अपना ध्यान रखना, हम तुम दोनों को कॉल करते रहेंगे, ठीक है। फिर तीनों आपस में गले मिलते हैं और श्रुति अपनी माँ के पास चली जाती है। नीलम जी, बेटे ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, समय से उठ जाना, नहीं तो पता चला कि देहरादून की जगह तुम कहाँ पहुँच गई। एक बात और, किसी भी अनजान से ज्यादा बात नहीं करना, और कोई तुम्हें कुछ भी खाने के लिए दे तो खाना मत। श्रुति,
हाँ माँ, पक्का वाला पक्का, हम आपकी सारी हिदायतें ध्यान में रखेंगे। इतना कहकर श्रुति उन्हें गले लगा लेती है और उनके गालों पर एक किस कर देती है। फिर कहती है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। नीलम जी प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए, हाँ हम भी अपना ध्यान रखेंगे, बस कर अब जा, अपने पापा से भी मिल ले। श्रुति, जी माँ। अपने पापा की तरफ देखते हुए, पापा थैंक यू हमारा एडमिशन देहरादून करवाने के लिए और वहां जाने की इजाजत देने के लिए। अर्नव जी बस करें, हमने आपको वहां बस पढ़ने की इजाजत दी है, वहां जाकर घूमने की नहीं। श्रुति, पापा हम भी जानते हैं, लेकिन अर्नव जी थोड़े कठोरता से कहते हुए, लेकिन कुछ नहीं, हमें नहीं पता कि आप वहां क्या कर रही हैं और क्या नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं आपसे कि आप वहां जाकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमें ठेस पहुंचे। श्रुति, जी पापा आप चिंता ना करें, हमारी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा। अर्नव जी ठीक है, अब जाए बैठे आप ट्रेन में, वरना ट्रेन छूट जाएगी, और अपना ध्यान रखिएगा, पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। श्रुति उदास स्वर में, जी पापा। सागर, दी हम भी हैं, हमसे भी गले मिल ले, फिर पता नहीं कब आप मिलेंगी। श्रुति, पागल कहीं का, हम कोई लंदन नहीं जा रहे हैं, इंडिया के ही एक शहर में है, जब चाहे हम तुझसे मिलने आ सकते हैं, समझे। इतना कहकर उसे गले लगा लेती है। सागर श्रुति के कान में, दी आप उदास मत हो, अच्छे से बस अपनी जर्नी पूरी करो, पापा को तो जानती हो ना आप कि वह कैसे हैं, बस आप सही से वहां पहुंच जाए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। प्लीज पापा की बात मानकर आप घूमना भी बंद मत करिएगा, अच्छे से घूमिएगा, इतनी प्यारी सी जगह को ओके, और हमें जरूर बताइएगा वहां की सारी बातें, और हमें फोटो भी भेजते रहिएगा वहां की। डोंट वरी, हम पापा से कुछ नहीं बताएंगे। श्रुति, हाँ अब बस भी कर, तू कब से इतनी प्यारी बातें करने लगा। उससे दूर होते हुए फिर उसके गालों को छूते हुए कहती हैं। सागर, हम कोई प्यारी बातें नहीं कर रहे, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से जाओ आपकी, हम भी चैन से रहेंगे पूरे घर में, और माँ के हाथों के टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, जिस पर पूरा हक हमारा होगा। श्रुति, माँ देखो न इसे, रुक तुझे अभी बताते हैं हम। जैसे ही उसे प्यार से मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है। अर्नव जी बंद करे आप दोनों अपना ये बहस, श्रुति जाए आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन खुलने वाली है। श्रुति, जी पापा। फिर वह अपने पापा और मम्मी का पैर छूती है और ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन खुल जाती है। श्रुति सबको बाय करती है, सब उसे अपना ध्यान रखने को और पहुंचकर कॉल करने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे ट्रेन उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। अर्नव जी अब सब कोई घर चले, ईशा संकेत आप दोनों भी घर पहुंचकर एक बार हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों साथ में, जी अंकल। फिर दोनों अंकल और आंटी के पास जाकर उनके पैर छूते हैं और सागर से गले मिलकर सभी अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। इधर ट्रेन में श्रुति ने अपना सारा सामान देखा कि कहाँ और कैसे रखा है, फिर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपने मन में सोचते हुए, श्रुति अपने मन में, फाइनली श्रुति तू देहरादून जा रही है, अपने शहर और इलाहाबाद से काफी दूर, पहली बार, बस सब अच्छा हो, इतनी दुआ कर अपने भगवान से। इतना कहकर वह एक लंबी सांस लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। थोड़े समय के बाद उसका फोन बजता है, उसके रिंग की वजह से उसका ध्यान टूटता है, और जैसे ही फोन पर नंबर देखती है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। स्क्रीन पर पीपल की चुड़ैल नाम फ्लैश हो रहा था। जैसे ही श्रुति फोन को उठाती है और हेलो बोलने जा ही रही थी कि उधर से उसे गुस्से, गालियों और तानों से भरी एक आवाज सुनाई दी। श्रुति अपने फोन को कानों से हटाते हुए धीरे से कहती है, श्रुति आज तो तू मर गई, अब कैसे बचेगी इस पागल से, यह तो पक्का आज फोन पर ही तेरी जान ले लेगी। हे भगवान जी प्लीज आज बचा लीजिएगा इस चुड़ैल से हमें, वरना यह अपने तानों से हमें 1000 बार मार देगी। इतना कहते ही उसने ऊपर देखा, तभी एक आदमी का 100 रुपये गिर जाता है। आदमी हंसते हुए, बेटा मेरा 100 का नोट गिर गया है, प्लीज उठा कर दे दो। श्रुति पहले उसकी तरफ देखती है और फिर 100 के नोट को जैसे ही उठाकर उस आदमी को पकड़ाती है तो उसी वक्त गलती से उसकी उंगली स्पीकर पर चली जाती है और स्पीकर ऑन हो जाता है। स्पीकर के ऑन होते ही एक लड़की की आवाज वहां सबको सुनाई दी। लड़की का नाम शावी सिंह
उम्र 23 साल, हाइट 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, छोटी काली आंखें, पतले होठ, गोल चेहरा। इस कहानी में यह नया किरदार मतलब पीपल की चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि श्रुति की सबसे अच्छी दोस्त शावी है, या कह सकते हैं कि दोस्त कम बहन ज्यादा, और इन दोनों के स्वभाव में ज्यादा फर्क भी नहीं था। शावी, कमीनी डायन, मर जाकर कहीं, कैसी दोस्त है तू, जब वादा किया था मिलने का तो आई क्यों नहीं, तू समझती क्या है खुद को, मैं फ्री बैठी हूँ तेरे लिए यहाँ, बोल चुड़ैल। पता भी है तुझे हम कितनी देर से वेट कर रहे थे उस दिन तेरा, लेकिन तू तो ना आई, और ना ही आपसे इतना कष्ट हुआ कि आप फोन करके हमें बता दे कि आप नहीं आएंगी। अरे आप बड़े आदमी, वीआईपी लोग, आप कैसे बता सकती हैं हम जैसे तुच्छ इंसान को, और तो और आप जैसे बड़े लोगों को फोन भी करे तो उनका फोन भी नहीं उठता है, क्यों पे हाथ टूट जाता है फोन उठाने में या बैक कॉल करने में, बेशर्म कहीं की। श्रुति को जब एहसास हुआ कि उसके अगल बगल की नजरें उसे ही घूर रही हैं, तो वह अपना सर उठाकर जैसे ही अपने चारों तरफ देखती है तो सब उसे ही घूर रहे होते हैं। जल्दी से वो अपने फोन के स्पीकर को ऑफ करती है और सब की तरफ देखकर अपने दांतों को दिखा देती है। श्रुति, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हुए, बस कर मेरी माँ, बंद कर अपनी राम कथा, कब से बोले जा रही है, कभी सुन भी लिया कर सामने वाले की। रायता फैल गया तेरी वजह से, पता नहीं कैसे अजीब अजीब पागलों से पाला पड़ा है हमारा। शावी, मतलब क्या है तेरा, तू चुप हो जा वरना जूते से मारूंगी तुझे। तू हमें कह रही है कि हम किसी की बात नहीं सुनते, रायता फैलाते हैं, गलती तेरी, और तू उल्टा हमें बोल रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। श्रुति, चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं है, तू भी जानती है कि हमारा क्या मतलब था। थोड़ा सा रुक कर, हम जानते हैं कि हमारी गलती है, हमने तुमसे वादा किया था आने का और हम नहीं आ पाए, उसके लिए आई एम सॉरी मेरी जान, अब सुनाओ तो मत ना। शावी, बस कर, तू काम ही क्यों करती है ऐसा सुनने वाला, गलती तेरी थी, तू ना आई और ना ही कॉल करके बताया गया कि हम नहीं आ पाएंगे। नॉर्मल सी बात है, किसी को भी गुस्सा आएगा, और अभी तेरी कोई ना कोई कहानी तैयार भी होगी तेरे ना आने की। श्रुति, नहीं बाबा, तू तो सब जानती है ना हमारे घर का हाल, फिर भी पापा भी गुस्सा थे, अब तू भी गुस्सा हो जाएगी, और कोई स्टोरी हम नहीं बना कर रखें, हम सच बता रहे हैं कि हम देहरादून के जाने के सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही आए थे बनारस, इस वजह से पापा भी गुस्सा थे। शावी, अच्छा अच्छा, अब चुप कर जा, अपनी भोली और रोंदूसी आवाज से ना किसी और को मूर्ख बनाना हमें नहीं, हम अभी भी तुझसे गुस्सा है। श्रुति, हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं तुझे, और वैसे भी मूर्खों को मूर्ख क्या बनाना, कोई ना, तू गुस्सा होते रहना और हम तुझे मनाते रहेंगे, ठीक है, और प्लीज चुप होने के लिए बिल्कुल भी मत बोलना, और अगर हम चुप हो गए ना तो तेरी बातों की बकवास का जवाब कौन देगा। शावी, कमीनी, तुम मिल जा हमें, बस फिर तुझे बताती हूँ कि कौन कितना मूर्ख है। श्रुति, हाँ मेरी जान, बिल्कुल बता देना, एकदम शौक से अपनी इच्छा को पूरा करना, पहले हमें माफ तो कर दे। सीरियसली आई एम सॉरी बाबा, और बता तुझे कैसे पता चला कि हम नहीं आ पाएंगे तेरे घर। शावी, अरे जिस दिन तू आने वाली थी उस दिन नहीं आई तो हमने तुझे कॉल किया, लेकिन तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो हमने आंटी को फ़ोन किया, फिर पता चला कि तू नहीं आ पाएगी और तू आज के दिन देहरादून जा रही है, वरना हमें कहाँ पता चल पाता तेरे बारे में कुछ। श्रुति, अच्छा माँ ने बताया, पर उन्होंने हमें नहीं बताया कि तेरा फ़ोन आया था। शावी, भूल गई होंगी बताना, यह सब छोड़ कैसी है यह बताओ, और आराम से बैठ गई ट्रेन में। श्रुति, हाँ हम अच्छे हैं और आराम से भी बैठ गए हैं, तू बता कैसी है, और अंकल आंटी कैसे हैं। शावी, पापा मम्मी भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, अब कब आएगी तू हमसे मिलने यह बता, उदास स्वर में, इस बार तो हम मिल भी नहीं पाए। श्रुति, डोंट वरी बाबा, तू जल्दी से शादी कर तो तेरी शादी में पक्का मिलेंगे। शावी, चुप हो जा फिर, शादी, और वैसे भी तुझे तो जरूर आना है हमारी शादी में, और उसमें तेरा ना आने वाला कोई नाटक हुआ ना तो सच बता रहे हैं हम तेरे पैर तोड़ देंगे। श्रुति, अरे मेरी जान, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी समझी। ऐसे ही दोनों ने आपस में कुछ देर बात की और फोन रख दिया। फिर श्रुति खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। अपने आने वाले कल, पढ़ाई, सपने, इन सब के बारे में सोचते सोचते कब सो गई उसे खुद ही पता नहीं चला। जिंदगी का काम है चलना, अच्छा चाहे बुरा, हमें बस उसके बहाव में चलते रहना है। श्रुति भी अपनी जिंदगी के मंजिल की तरफ जा रही है, लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है।
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मंजिल में के सफ़र में क्या श्रुति की किस्मत उसे सही मंजिल तक पहुंचा पाएगी। फाइनली 20 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार ट्रेन देहरादून के स्टेशन पर आकर रुक गई। सभी पैसेंजर उतरने लगे। इसी शोरगुल में श्रुति की नींद खुल गई और अपने हाथों पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज गए थे। समय देखते ही वह तुरंत उठकर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने के बाद उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और कहा, श्रुति, गुड मॉर्निंग देहरादून, फाइनली हम पहुंच गए। अब रोज इस आवाज के गुड मॉर्निंग की आदत डाल लो। फिर अपना सारा सामान लिया और ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी होकर प्लेटफॉर्म के चारों तरफ देखने लगी। तभी पीछे से एक दादाजी की आवाज आई, दादाजी, बेटा जी, आप अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और दरवाजे की रास्ते को छोड़ो, हमें भी उतरना है। यह ट्रेन ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, तुम नीचे उतर कर मन भर के नजारा देख लेना, ओके। श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सॉरी इतना कहकर वह नीचे उतर गई। श्रुति एग्जिट की तरफ जा रही थी, तभी एग्जिट की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर काफी भीड़ था और वह अपने सामान को संभालते हुए उसी भीड़ में धक्का धुक्की खाते हुए चली जा रही थी। जैसे ही वह नीचे उतरी और सांस लेने को हुई ही थी कि किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और श्रुति नीचे गिर गई। श्रुति उठते हुए गुस्से से कहती है, श्रुति, दिखाई नहीं देता तो चलते क्यों हो? अगर चलना नहीं आता तो घर पर बैठा करो, यूं ही अंधों की तरह कैसे भी चलते हो। लड़का कुछ कहने वाला ही था कि श्रुति फिर से कहते हुए, यहाँ लोगों को तो बिल्कुल भी तमीज और शर्म नाम की चीज ही नहीं है। एक तो पहले खुद धक्का देते हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं। यह सब कहते हुए वह सामान को अपने पास करते और खुद को झाड़ते हुए आगे कुछ कहती कि उसकी नज़र अपने सामने खड़े उसी लड़के पर जाती है तो वह भूल जाती है कि वह क्या कह रही थी। फिर अपने मन में कहती है, वाह, देहरादून में भी इतने स्मार्ट लड़के भी हैं। इतना कहकर उसे घूरने लगती है। लड़का चिढ़ते हुए बोला, ऐसे क्यों घूर रही हो? कब से तो तुम ही बोले जा रही थी। एनीवेज मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं दिया, गलती से हो गया, उसके लिए सॉरी। श्रुति कोई जवाब नहीं देती है तो लड़का फिर से चिढ़ते हुए, स्टूपिड गर्ल, इतना कहकर वहां से चला जाता है। जब श्रुति को होश आता है तो कहती है, श्रुति, हे रुको, तुमने सॉरी नहीं कहा और कौन स्टूपिड है? तुम हो, यू स्टूपिड बॉय, अंधे कहीं के। इतना बड़बड़ते हुए वह स्टेशन से बाहर आती है और ऑटो में बैठकर अपने हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल पहुंचते ही वहां के फॉर्म और सारे प्रोसीजर्स को खत्म करके वार्डन के साथ अपने रूम की तरफ जाती है। वार्डन, श्रुति, यह रहा आपका रूम, अपने सारे सामान को अरेंज करके ब्रेकफास्ट के लिए नीचे डाइनिंग रूम में आ जाए। श्रुति, जी मैम, थैंक यू। वार्डन जाते हुए रुक जाती है। कुछ याद आते ही वापस श्रुति की तरफ आके कहती है, आपके रूम में एक लोग और रहेंगे जो शायद 3 या 4 हफ्ते के बाद आएगी, ओके। श्रुति, ओके मैम। वार्डन के जाने के बाद श्रुति अपने रूम में आकर अंदर से दरवाजे को बंद करती है और अपने सारे सामान को अनपैक करके अरेंज करने के बाद अपने घर पर कॉल करती है। श्रुति, हेलो माँ, नमस्ते, कैसी हैं आप? हम पहुंच गए देहरादून और अपना सामान भी अनपैक करके अच्छे से अरेंज कर दिया है। नीलम जी, खुश रहे बेटा, हम अच्छे हैं। चले, अच्छी बात है कि आप अच्छे से पहुंच गई और आपने अपना सारा सामान अच्छे से रख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना सफर में आपको? श्रुति, नहीं माँ, सब ठीक था। अच्छा माँ, अभी हम बहुत थक गए, चले आपसे बाद में बात करते हैं हम। नीलम जी, ठीक है, जाए आराम कर ले, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेना। श्रुति, जी माँ, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। नीलम जी, बाय बेटा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। नीलम जी फोन कट करके रख देती हैं। तभी अर्नव जी कहते हैं, अर्नव जी, पहुंच गई अच्छे से वह अपने हॉस्टल? नीलम जी, जी वह पहुंच गई है। अर्नव जी, ठीक है डॉट। फिर अर्नव जी अपने काम के लिए जाने लगते हैं और नीलम जी उन्हें बाहर छोड़ने के बाद अपना काम करने लगती हैं। श्रुति फोन कट करते ही वह अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। फिर फ्रेश होकर हॉल में नाश्ता के लिए नीचे आती है और नाश्ता करने के बाद रूम में आकर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। फोन की रिंग की वजह से श्रुति की नींद थोड़ी सी खुलती है और फोन के स्क्रीन को देखती है
तो शावी का कॉल था। शावी का नाम देखते ही झटके से उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है। उसकी नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। श्रुति खुद से बोलते हुए, ओ तेरी, हम फिर से भूल गए इस पागल औरत को कॉल करना। अब तो तू गई श्रुति, इस बार पक्का गई। इतनी देर में उसका फोन दोबारा बजता है। फिर से शावी का ही फोन था। फोन उठाते हुए, श्रुति, सॉरी यार, कसम से हम। शावी, क्या सॉरी यार, तू न पूरी डायन है। हमने कहा था ना कि पहुंचकर कॉल कर देना, लेकिन नहीं, आप बड़े लोग। श्रुति, सॉरी मेरी जान, हम बहुत थक गए थे तो सो गए थे, इस वजह से हम कॉल नहीं कर पाए। शावी, कॉल करके सो जाती, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो आदत सी हो गई है ना हमें परेशान करने की। श्रुति, अच्छा बाबा, आगे से पूरा ध्यान रखेंगे कि हम तुम्हें टाइम टू टाइम फोन कर ले और तुम्हारा फोन भी उठाएंगे, पक्का वाला पक्का। शावी, ओए तू न बेफिजूल का वादा ना कर जो तू नहीं कर सकती है। श्रुति, अच्छा बाबा सॉरी, अब से हम तुम्हारा फोन जरूर उठाएंगे और हम बेफिजूल की बात नहीं कर रहे हैं। यह सब छोड़ो, यह बताओ कि टाइम कितना हो रहा है। शावी, कुंभकर्ण की औलाद, शाम के 4 बजने वाले हैं। श्रुति, एक झटके से बेड से उतरकर, क्या 4 बज गए? शाम कब हुआ? शावी, जब आप सो रही थी मैडम तभी शाम हुआ। वैसे शाम अपने वक्त पर ही होता है, यह नहीं सोचता कि आप जब उठेंगी तब शाम होगा। श्रुति, उझल्लो माता, बस कर, कब से ताने मारे जा रही है हमें। हम रात में बात करते हैं तुमसे, हमें बहुत जरूरी काम है। शावी, रात में पक्का तू करेगी? जहां तक हमें पता है आपके बारे में, आप जो कहती है वह बिल्कुल भी नहीं करती हैं। वैसे क्या काम है? श्रुति, अरे मेरी जान, तुझे बाद में जितना ताना मारना होगा मार लेना, अभी हमें जाने दे, क्योंकि हमें अपने लॉयर के आइडेंटिटी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है और एक अच्छी सी लॉ फर्म में फॉर्म भी अप्लाई करना है। हम बाद में बात करते हैं, बाय बाय। इतना कहकर वह फोन कट कर देती है। शावी, फोन को देखते हुए, पूरी की पूरी पागल है यह लड़की, पता नहीं कब सुधरेगी। इतना कहकर वो अपने काम में लग जाती है। इधर श्रुति तुरंत अपना लैपटॉप लेकर अपने आइडेंटिटी कार्ड के लिए एप्लीकेशन फिल करके सेंड कर देती है और एक अच्छे लॉ फर्म कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देती है। लैपटॉप पर काम करते करते ही उसे एहसास हुआ कि उसे काफी तेज भूख लगी है। फिर वह अपना हैंडबैग लेकर शीशे में खुद को देखती है और कहती है, परफेक्ट। इतना कहकर वह देहरादून की सड़कों पर निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने पर सामने से तेजी से एक गाड़ी आ रहा होता है, जिसकी वजह से गड्ढे का पानी छटक कर श्रुति पर चला जाता है और उसके जीन्स पर कीचड़ लग जाता है। खुद को बचाने के चक्कर में वह भी नीचे गिर जाती है। उसी वक्त कार में, रामू भैया, थोड़ा धीरे चलाइए गाड़ी को, वह देखिए आगे गड्ढा है। रामू भैया, जी साहब, लेकिन तब तक कार गड्ढे में जा चुकी थी और गड्ढे का पानी और कीचड़ सामने आ रही लड़की पर पड़ चुका होता है। अंदर बैठा हुआ इंसान थोड़ा गुस्से में कहता है, इसलिए कहा जाता है आपको स्पीड कम करके चलाया करें गाड़ी को, पर नहीं, आपको तो अपने मन की करनी होती है। रामू भैया साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम अभी बात करते हैं और मैडम से माफी मांगते हैं। कार में बैठा इंसान बोलता है, बिल्कुल गलती आपकी है तो माफी भी आप ही मांगेंगे। रामू भैया, जी साहब। इधर श्रुति जमीन से उठते हुए और अपने आप को देखते हुए गुस्से से कहती है। श्रुति गुस्से में, गाड़ी चलाने नहीं आती तो चलाते क्यों हो? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर क्या दिखाते हैं यह लोग? अंधे हो क्या, दिखता नहीं है तो घर पर बैठा करो। इधर कार में, रामू भैया साहब, हम कैसे माफी मांगे, मैडम तो पहले से ही भड़की हुई है। कार के अंदर बैठे हुए इंसान ने कहा, रुको पहले मैं जाता हूं, फिर मेरे इशारा करते ही आपको आना है, ठीक है? रामू भैया बस हाँ में गर्दन हिला देते हैं। इधर श्रुति गुस्से से कार को घूर रही होती है। तभी कार में से 5 फुट 12 इंच की हाइट का एक लड़का निकलता है, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने हुए था, हाथ में ब्लैक कलर की घड़ी, बालों को सलीके से एक तरफ किए हुए, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में ब्लैक लेदर शूज, गोरा रंग, उम्र यही लगभग 27 साल का होगा। लड़का, हम अंधे नहीं है, बस गलती से हो गया। श्रुति गलती, फिर उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए और जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम फिर से, यू स्टेशन गाय, नो 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 नो, यू आर टोटली ब्लाइंड मैन। लड़का, व्हाट द? श्रुति
क्या व्हाट द बोलिए, आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गए। लड़का, ये चीप हरकतें तुम जैसी लड़कियां कर सकती हैं, और तुम्हारा मतलब क्या है, मैं ब्लाइंड स्टेशन का। श्रुति, एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन तुम जैसी लड़कियां, हमें भूल गए इतनी जल्दी, कह तो ऐसे रहे हैं कि कहीं के लॉर्ड गवर्नर है, शर्म भी नहीं आती, पहले धक्का देते हैं और फिर कीचड़ उछलते हैं और ऊपर से एटीट्यूड, तो देखो माफी भी नहीं मांगा जाता। लड़का, कुछ सोचते हुए, तुम यू स्टूपिड गर्ल, उस दिन मैंने सॉरी बोल दिया था, वैसे भी ध्यान तुम्हारा नहीं था और आज के लिए भी सॉरी, इतना कहकर वहां से जाने लगता है। श्रुति, ओ स्टेशन गाय, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की, लिसन, हमें कॉम्पेंसेशन दे पूरे 1000। लड़का, क्या कॉम्पेंसेशन? वाई? श्रुति, अंधे है क्या आप, दिख नहीं रहा है आपको कि आपकी वजह से हमारा जीन्स खराब हो गया, हमारे जूते खराब हो गए और हमें चोट लग गई, आप बिना कॉम्पेंसेट किए जा रहे हैं। लड़का, पता था तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए ऐसे करती हैं, यू चीपस्टर। श्रुति, आपको जो सोचना है सोचिए, बस आप हमें हमारा 1000 रुपये दीजिए, और अपने हाथ को लड़के के सामने फैला देती है। लड़का, यू चीपस्टर, फिर अपने पर्स में से कुछ नोट निकालकर कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, यह लो पूरे 10,000 रुपये होंगे, उसके हाथों पर रख देता है, फिर कहता है, और चाहिए होगा तो मांग लेना। श्रुति को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और कहती है, श्रुति, 1 मिनट, यह पैसे पकड़िए। जब लड़का कोई जवाब नहीं देता तो उसके हाथों में पैसे थमाकर इधर उधर कुछ देखने लगती है, फिर कुछ देखने पर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर झुककर एक मोटे डंडे को उठाती है और लड़के की तरफ देखते हुए आगे जाने लगती है। लड़का कन्फ्यूजन से उसे देख रहा होता है, और इधर ड्राइवर जैसे ही श्रुति को अपनी तरफ आता देखता है तो तुरंत कार से बाहर निकल जाता है। तभी कुछ जोर से टूटने की आवाज आती है। लड़का दौड़कर कार की तरफ जाता है तो देखता है कि कार के पीछे का शीशा पूरा टूट चुका होता है। श्रुति लड़के की तरफ देखकर, अब हिसाब हो गया बराबर, इतना सुनते ही वहां रामू भैया और वह लड़का दोनों श्रुति को हैरानी से देखने लगते हैं। लड़का, व्हाट द हेल, आर यू मैड, कैसी हरकतें हैं ये? श्रुति, अभी तो कहाँ हिसाब बराबर किया है, आप हमें 10,000 रुपये दे रहे थे तो 10,000 के लायक नुकसान भी होना चाहिए ना, राइट? अब यह 10,000 आप रखिए और नया शीशा लगवा लीजिएगा। इतना कहकर वह लड़के को प्यारी सी मुस्कान देती है और उसे आंख मारते हुए वहां से चली जाती है। रामू भैया उस लड़के से कहता है, साहब मैडम तो कमाल की निकली, एक बार में आपकी बोलती बंद करवा दिया। लड़का उसे घूरते हुए गुस्से से, जस्ट शट अप, आपकी गलती है कि आपकी वजह से वह लड़की मुझे सुनाकर मेरा नुकसान करके चली गई। इतना कहकर वह अपने फोन से एक दूसरी कैब बुक करने लगता है। श्रुति, वाह मजा आ गया, कितना टेस्टी खाना है, इतना कहकर वह मजे से खाना खाने लगती है। कुछ समय बाद, इतने अच्छे खाना को खाने के टाइम पर कौन किच-किच कर रहा है, पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से यहाँ पर भी कोई शांति से खाना खाने नहीं दे रहा। फिर वह अपना सर उठाती है तो देखती है कि कुछ लड़के एक कपल को परेशान कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक। कार के शीशे को तोड़ने के बाद श्रुति वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। फिर श्रुति उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर श्रुति एकदम कॉर्नर की टेबल पर बैठ जाती है। वेटर, आप क्या खाना पसंद करेंगी? श्रुति, मेन्यू कार्ड। वेटर, मैम, आपके हाथ के नीचे टेबल पर ही रखा है। श्रुति, ओह सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट। फिर वह मेनू कार्ड देखकर खाना ऑर्डर करती है। भैया आप चाउमीन, मटर पनीर, 2 नान, 1 गिलास जूस, राइस फ्राई और मिक्स वेज सब्जी लेते आइए। वेटर उसे घुरते हुए, जी मैम। फिर थोड़ी देर बाद उसका सारा खाना आ गया और वह खाने में बिजी हो गई। ठीक उसी समय रेस्टोरेंट में कुछ लोग अंदर आते हैं और एक कपल के पास जाकर बैठ जाते हैं। ग्रुप में से एक लड़के का नाम आशीष था। आशीष, कितना भागोगी, जहां भागोगी, जिस शहर में जाओगी हम तुम्हें वहां से भी ढूंढ लेंगे, और तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि दूर रहो इस लड़के से, लेकिन नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आती कोई भी बात। लड़की,
उन्हें देख पहले वो डर जाती है, लेकिन अपने डर को काबू में करके के गुस्से से कहती है, तुम यहाँ फिर से आ गए, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आशीष, ऐसे नहीं बोलते, अब तुम जहाँ रहोगी वहाँ हम सब रहेंगे और तुमने हम सब का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुमने तो बस हमारे भाई का दिल जीता है। लड़का, तुम और तुम्हारा वो सो कॉल्ड भाई खुद को समझते क्या हो, कहीं पर भी मुंह उठाकर चले आते हो और गुस्से में उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है। आशीष, गुस्से से उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए इज्जत से नाम लो, उसका भाई है हमारा वह, तुमने इसे बताया नहीं रिया कि मुझ पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है, भूल गई क्या सब। फिर उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। रिया, जोर से चिल्लाते हुए, सिद्धार्थ। आशीष, छोड़ दो सिद्धार्थ को, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आशीष, जोर से हंसते हुए, कैसे छोड़ दे इसे, इसकी वजह से तू अब तक बचती आ रही है और मेरे भाई को इतना इंतजार करना पड़ रहा है। रिया, आशीष को जोर से धक्का देती है, जिसकी वजह से आशीष जमीन पर गिर जाता है। फिर रिया दौड़ के सिद्धार्थ को उठाते हुए कहती है, तुम और तुम्हारा वह दोस्त जानवर है, जानवर जिन्हें किसी भी लड़की की इज्जत करना नहीं आता, किसी भी इंसान को इंसान समझना नहीं आता, दरिंदे हो तुम सब, सिर्फ दरिंदे। आशीष जमीन से उठते हुए गुस्से से रिया के पास जाता है और उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, भूल गई क्या अपने परिवार का हाल, बोल या तुझे याद दिलाऊं फिर से। सिद्धार्थ आशीष की तरफ उसे मारने के लिए जाते हुए गुस्से में कहता है, कमीने छोड़ रिया को, तेरी इतनी हिम्मत, वह उसे मार पाता कि तब तक दो लोग उसे पकड़ लेते हैं। आशीष, कहा था तेरे परिवार को इज्जत से तुझे मेरे भाई के पास भेज दे, लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों को इज्जत रास नहीं आती, देख अभी तेरे आशिक को भी कितना फुदक रहा है मुझे मारने के लिए, अब तेरे आशिक के साथ भी वही हाल करूंगा मैं जो तेरे परिवार के साथ किया था। फिर आशीष सिद्धार्थ को बुरी तरह मारने लगता है। रिया रोते हुए, प्लीज छोड़ दो उसे, मैं चलने को तैयार हूँ, प्लीज सिद्धार्थ को छोड़ दो। सिद्धार्थ, रिया नो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी आशीष उससे और जोर से मारने लगता है और वह अधमरा सा हो जाता है। उसी वक्त कॉर्नर टेबल से आवाज आती है, वह श्रुति थी। प्रेजेंट टाइम। श्रुति, इतने अच्छे खाना को खाने के टाइम पर कौन किच किच कर रहा है, पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से यहाँ पर भी कोई शांति से खाने नहीं दे रहा। फिर वह अपना सर उठाती है तो देखती है कि कुछ लड़के एक कपल को परेशान कर रहे होते हैं। श्रुति अपनी टेबल पर से नैपकिन उठाती है और अपने हाथों को पोंछते हुए आशीष और उसके ग्रुप के पास आती है और नैपकिन को रोल करके उनके टेबल पर फेंक देती। आशीष उसे नीचे से ऊपर तक घूरते हुए, कौन है यह? फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? श्रुति, हम कौन है यह जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है और हमारे बीच आने की वजह पूछ रहे हो तुम। हे भगवान जी, इस मूर्ख इंसान को कुछ सद्बुद्धि दीजिए। आशीष उसे आश्चर्य से देखते हुए कहता है, मतलब और तुमने अपना हाल देखा है, कहीं बाहर की भिखारी लग रही हो। श्रुति, देखो हम भिखारी लगे या अधिकारी लगे तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो और जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्रुप में से किसी एक लड़के ने श्रुति पर गन रखते हुए कहता है, इज्जत से बात करो, तुम जानती नहीं हो यह कौन है। श्रुति उसके गन को हटाते हुए, ऐसे बेफिजूल बेगैरत इंसान को जानने का शौक हमें नहीं है और यहाँ पर तुम लोग जो तमाशा कर रहे हो वह बंद करो। आशीष, देखो तुम जो भी हो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारे बीच में तुम कुछ बोलो। श्रुति, कैसे लेना देना नहीं है? अभी हम तुम्हें बताते हैं कि हमारा तुमसे कितना लेना देना है। तो सुनो, पहले तो तुम सब बेवकूफ़ों की तरह शोर कर रहे हो जिसकी वजह से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ है। खाना खाने में डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। फिर थोड़ी देर रुक के, दूसरी बात, तुम एक लड़की पर सरेआम हाथ उठा रहे हो और उसके बॉयफ्रेंड को उसके सामने पीट रहे हो, पता भी है कितने चार्जेस लगेंगे तुम पर। आशीष गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, ए लड़की, हमें नहीं पता तो कौन है, लेकिन हमारे बीच आई तो जान से जाएगी। श्रुति, एक ही डायलॉग को कितनी बार दोहराते हो और कौन जान से जाएगा, वह तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। तभी पुलिस की सायरन की आवाज आती है।
हाँ तो अब बताओ कौन जाएगा और कौन नहीं। आशीष, ए लड़की, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बाद में जरूर आएंगे तुझे सबक सिखाने। और रिया, तू कहीं भी छुप जा, तू हमारी नजरों से बच नहीं पाएगी। इतना कहकर आशीष अपने साथियों को लेके वहां से चला जाता है। तभी सायरन बंद हो जाता है। रिया सिद्धार्थ के पास जाकर, रिया, सॉरी सिद्धार्थ, मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हो गई। श्रुति, एक्सक्यूज मी, शायद इसे ज्यादा ऊपरी चोट नहीं लगी है, तुम पहले फर्स्ट एड कर दो। जहां से खून निकल रहा है, फिर बाद में हॉस्पिटल जरूर से चले जाना। अगर कुछ इंटरनल डैमेज हुआ होगा तो डॉक्टर बता के दवा दे देंगे, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक हो जाएगा। रिया, ओके। फिर वह रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ देखती है। मैनेजर, 1 मिनट मैम, मैं अभी लाया और आपके लिए अभी एक कैब बुक कर देता हूँ। रिया, थैंक यू। सिद्धार्थ का फर्स्ट एड करने के बाद दोनों श्रुति की तरफ देखकर उसे थैंक यू बोलते हैं। श्रुति, वेलकम, लेकिन हम हर बार बचाने के लिए नहीं रहेंगे। खुद की लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ती है, ऐसे लोगों से समझे। एनीवेज, यह रहा हमारा नंबर और हम एक लॉयर भी हैं, हेल्प की जरूरत हो तो जरूर याद करना। रिया, थैंक यू, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है। श्रुति, अभी नहीं होगा, क्या पता बाद में हो जाए, जरूरत रख लो, पर हाँ, इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। रिया अपना सर झुकाकर नंबर ले लेती है और कोई जवाब नहीं देती। श्रुति कुछ देर उन्हें घूर कर वेटर को बुलाकर कहती है, श्रुति, यह लो तुम्हारे पैसे जो तुमने हमारी हेल्प की और फेक पुलिस सायरन का साउंड बजाया, उसके लिए थैंक यू, और यह हमारे खाने के ऑर्डर के पैसे। फ्लैशबैक। इतनी ज्यादा शोरगुल में जब श्रुति का ध्यान उस कपल की तरफ जाता है तो वह देखती है कि कुछ लड़कों का ग्रुप उस कपल को परेशान कर रहे हैं। तो वह एक वेटर को बुलाती है और उसे फेक पुलिस सायरन बजाने के लिए कहती है। श्रुति, भैया सुनिए, हम जब आपको इशारा करेंगे तब आप पुलिस का सायरन बजा दीजिएगा, ठीक है? वेटर, ठीक है मैम। उसी वक्त जब आशीष श्रुति को धमकी दे रहा था तभी श्रुति ने धीरे से वेटर को इशारा कर दिया था। प्रेजेंट टाइम। वेटर, धन्यवाद मैम। श्रुति वहां से चली जाती है और हॉस्टल पहुंचकर फ्रेश होती है, फिर खुद से बात करते हुए कहती है। श्रुति खुद से बात करते हुए कहती है, बाबा रे, कितना थका देने वाला दिन था आज का। आज तो हमने कांड पर कांड कर दिए, पहले किसी के कार का शीशा तोड़ दिया और दूसरा हमको धमकी भी मिल गई। भगवान जी, ना जाने आगे क्या क्या होने वाला है। एनीवेज श्रुति, चल अब जल्दी से सो जा, कल कॉलेज भी जाना है। अगला दिन सुबह का वक्त, श्रुति का हॉस्टल। इधर अलार्म पर अलार्म बजे जा रहा था, लेकिन श्रुति इतनी गहरी नींद में थी कि उसे अलार्म की आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। तीसरी बार रिंग होने पर श्रुति ने नींद में ही फोन उठाकर कहा, श्रुति, कौन है जो हमें इतनी रात में डिस्टर्ब कर रहा है? शर्म नहीं आती क्या? जिसे भी बात करनी है सुबह कॉल करना, आराम से बात करेंगे हम। नीलम जी, ओ महारानी, आपको पता भी है आप किससे बात कर रही हैं? हम आपकी माँ बोल रहे हैं, फोन उठाने से पहले नंबर देख लिया करिए। श्रुति, माँ। इतना सुनते ही उसकी बंद आंखें खुल जाती हैं और हड़बड़ा के बोलती है, क्या माँ आप इतनी रात को कॉल क्यों की है? कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक है ना? पापा भाई सब ठीक है ना घर पर? नीलम जी, बेटा जी, यहाँ पर सब ठीक है, और आप अपनी आंखें अच्छे से खोलकर थोड़ा बाहर देखिए कि सुबह हो गई है, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए। श्रुति, चलो फिर ठीक है माँ। इतना कह के फिर से बेड पर लेट जाती है, तभी चिल्लाते हुए, क्या माँ सुबह हो गई? कब हुई? कैसे हुई? इतनी जल्दी? नीलम जी, अब सुबह अपने वक्त पर ही होता है, आपको कॉलेज नहीं जाना है क्या? सुबह के 8 बज चुके हैं। श्रुति, इतना सुनते ही वह बेड से उठ जाती है और खड़े होकर कहती है, माँ 8 बज गए, आपने पहले क्यों नहीं जगाया? चले हम आपसे बाद में बात करते हैं। वैसे माँ थैंक यू उठाने के लिए, अब जा रहे हैं हम फ्रेश होने, 10 बजे से हमारी क्लास है। बाय माँ। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। इधर श्रुति के घर पर नीलम जी फोन को घूरते हुए, एकदम पागल है यह पूरी, जरा सा भी अपना और टाइम का ख्याल भी नहीं रहता है और ना किसी चीज का। सागर आते हुए, मादी का फोन था क्या? नीलम जी, उनका नहीं, बल्कि हमने फोन किया था उन्हें उठाने के लिए, क्योंकि आपकी बहन आज तक कोई काम सही से किया भी है।
सागर, ऐसा ना बोलो माँ, वह 2 या 3 काम बहुत अच्छे से करती हैं। नीलम जी और सागर साथ में बोलते हुए, लोगों को मूर्ख बनाना, परेशान और पीटने का काम, इतना कहकर दोनों हंस देते हैं। अर्नव जी बैठकर अपनी चाय पी रहे थे और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अपनी पत्नी और बेटे की बात पर उन्हें भी हंसी आ जाती है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। इधर हॉस्टल में श्रुति जल्दी जल्दी से तैयार होती है। आज उसने वाइट कलर का घुटने तक की कुर्ती, ब्लू जीन्स, गले में ब्लू कलर का दुपट्टा, कानों में छोटे छोटे ईयररिंग्स, खुले हुए कमर तक काले बाल, आंखों पर गहरा काजल और उस पर उसका चश्मा और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। कहे तो साधारण में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज वो अपना बैग लेकर वह जल्दी से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है और खुद से कहती है, श्रुति खुद से कहते हुए, आज हमारा दूसरा दिन है इस शहर में और कॉलेज का पहला दिन, तो कॉलेज जाने से पहले भगवान जी को थैंक यू तो बोल दे और आगे के सफर के लिए आशीर्वाद ले ले। उसी बीच घंटी की आवाज सुनाई देती है और वह चल पड़ती है मंदिर की तरफ। कुछ ही दूर पर एक माता रानी का मंदिर था। मंदिर के पास पहुंचकर श्रुति मंदिर के अंदर जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने मन में कहती है, श्रुति भगवान जी थैंक यू हर चीज के लिए जो आपने हमें दिया। आज इस शहर में हमारा दूसरा दिन और हमारे कॉलेज का पहला दिन भी है। अब बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से अपना सपना इस शहर में पूरा कर सकें। वैसे हमें तो पता है कि आप जो सोचे होंगे हमारे लिए अच्छा ही सोचे होंगे। आप हमेशा की तरह अपनी दया हम पर बनाए रखिएगा। इतना कहकर को शांत जाती है। ठीक उसी वक्त उसके बगल में एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। तभी कहीं से माता रानी की चुनरी उड़कर उन दोनों पर गिर जाती है। वहां के पंडित जी पहले उन्हें देखते हैं, फिर खुश होकर दोनों के माथे पर बारी बारी टीका लगाते हैं। दोनों साथ में आंखें खोलते हैं और एक साथ ही पंडित जी के पैर छू लेते हैं। पंडित जी सौभाग्यवती भव, तुम दोनों की जोड़ी सदैव बनी रहे। लेकिन उसी वक्त लड़के का फोन बजा और वह वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से वह पंडित जी की बात सुन नहीं पाता है। लेकिन श्रुति जैसे ही यह आशीर्वाद सुनती है वह उठती है और पंडित जी से पूछती है, श्रुति आपने हमें सौभाग्यवती भव या जोड़े वाला आशीर्वाद क्यों दिया? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। पंडित जी वह तुम्हारे साथ एक लड़का भी था ना, तुम दोनों ने एक साथ में ही पैर छुआ और यह चुनरी भी तुम दोनों पर डली हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों शादीशुदा जोड़े हो। श्रुति को ध्यान आया कि उसके सर पर कुछ ओढ़ा हुआ है, तो वह अपने सर पर से चुनरी को हटाकर हाथों में लेकर देखती है, फिर चारों तरफ देखकर कहती है, श्रुति कौन सा लड़का? पंडित जी हमारी शादी अभी नहीं हुई है, तो आप हमें कोई और आशीर्वाद दे दीजिए। पंडित जी हंसते हुए बेटा कहते हैं कि जो एक बार दिल से आशीर्वाद निकल जाती है तो उस आशीर्वाद को वापस नहीं लिया जा सकता है। जैसे एक बार जो शब्द हम कह देते हैं तो उसे वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपना कहा हुआ शब्द वापस नहीं ले सकता। वैसे तुम अपने जीवन में खुश रहो और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। श्रुति थैंक यू पंडित जी, अब हम चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। इतना कह के वहां से चली जाती है। पंडित जी अपने मन में, अगर जोड़ी बनी नहीं है तो जोड़ी बन जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि माता रानी ने तुम्हारी तकदीर उस लड़के के तकदीर से पहले ही जोड़ दी है, बस तुम दोनों का मिलन होना बाकी है। इतना कहकर वह अपने काम में लग जाते हैं। श्रुति मंदिर से सीधा कॉलेज पहुंचती है। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका होता है उसे। कैंपस में घुसते ही एक ग्रुप की लड़की से वह टकरा जाती है, जिसकी वजह से वह चारों श्रुति को घूर के देख रहे होते हैं। तभी लड़की ने कहा, दिखाई नहीं देता क्या? लड़की का नाम सानिया सिंह, हाइट 5 फुट 4 इंच, उम्र 23 साल, गोरा रंग। श्रुति जल्दी जल्दी में सॉरी बोलती है और आगे निकलने को ही होती है कि सानिया ने उसे रोकते हुए कहा, सानिया कहाँ चली तुम? पहले ढंग से माफी मांगो। श्रुति मतलब अभी तो सॉरी कहा। सानिया उसे सॉरी कहते हैं, ढंग से माफी मांगो। श्रुति देखो हमने तुम्हें सॉरी कह दिया है क्योंकि वह हमारी गलती थी, लेकिन अब बात तुम बढ़ा रही हो और तुम बेवजह हमसे बहस मत करो। हमें जाना है क्लास के लिए, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, सो प्लीज हमें जाने दो। सानिया पहले तो सिर्फ एक सिंपल सी माफी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तो अपने घुटने पर बैठकर तुम्हें माफी मांगनी होगी, तभी यहाँ से तुम जाओगी।
बहुत जल्दी है ना तुम्हें जाने की क्लास में। श्रुति को गुस्सा आ रहा था लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए कहती है, श्रुति, हमारी गलती थी, हमने माफी मांग ली, हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं, सॉरी, प्लीज अब हमें जाने दे। सानिया, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मेरे सामने घुटने के बल बैठकर माफी नहीं मांगोगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी। श्रुति, थोड़े गुस्से से, पहली बात, अब तक हम तुमसे शांति से बात कर रहे थे लेकिन शायद तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें सामने वाले की बात समझ नहीं आती। अगर समझ नहीं आती है किसी की बात तो दिमाग के डॉक्टर को जाके दिखा दो। और दूसरी बात, हम सिर्फ अपनों के सामने या तो भगवान के सामने ही घुटने टेकते हैं, ना कि तुम जैसे आड़ियल, जिद्दी और अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलादों के सामने नहीं, समझी। सानिया, उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए, यू बहन जी। तभी पीछे से आवाज आती है, सानिया वेट अ मिनट, बहुत एटीट्यूड है इसमें। सानिया, राघव सी पहले तो यह धक्का देती है, ऊपर से माफी भी नहीं मांगती है, तुमने तो देखा ना सब। राघव सानिया की तरफ देखते हुए श्रुति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। पूरा नाम राघव सिंह ठाकुर, उम्र 24 साल, गोरा रंग, हाइट 5 फुट 12 इंच, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, पैरों में वाइट शूज पहने हुए, लेफ्ट हैंड में घड़ी, बाल थोड़े बिखरे हुए जो माथे को छू रहे थे, काली छोटी छोटी आंखें जो बहुत ही प्यारी थी। श्रुति, देखें, आई एम सॉरी, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा था इसलिए हम जल्दी जल्दी में सॉरी बोल कर निकल रहे थे, लेकिन यह लड़की हमें रोक के कब से इतनी छोटी सी बात के लिए बहस कर रही है, इसकी वजह से हमारा लेक्चर भी छूट गया और वैसे भी देखा जाए तो यह भी देख के नहीं चल रही थी, तो उस हिसाब से माफी तो इन्हें भी मांगने चाहिए। राघव, सानिया की तरफ देखते हुए, सानिया इतनी छोटी सी बात तुम इससे झगड़ा कर रही हो, वेरी बैड सानिया। सानिया, राघव गलती इसी की थी। राघव, आई नो कि किसकी गलती थी। फिर श्रुति की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी बात है तो तुम एक काम करो, तुम ही माफी मांग लो जैसे सानिया माफी मांगने को कह रही है, और यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर वह हंसने लगता है, साथ में उसके दो दोस्त अमित और रोहन भी हंसने लगते हैं। श्रुति इतना सुनते ही राघव को घूरने लगती है। श्रुति, व्हाट? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अपनी दोस्त को समझाना चाहिए कि यह सब गलत है पर तुम उसका साथ दे रहे हो। राघव, चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा ज्ञान ना दो, चुपचाप जो कहा गया है वह करो और जाओ यहाँ से। श्रुति, बस करो अब, बहुत ज्यादा हो रहा है यह तमाशा। अगर तुमने अभी हमें नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारी शिकायत यहाँ के डीन से कर देंगे। राघव, आगे से लेफ्ट जाना है, स्टाफ रूम के 2 रूम के बाद डीन का ऑफिस है, जाओ हमारी शिकायत कर दो। इतना कहकर वह हंसने लगता है और साथ में अमित, रोहन, सानिया भी। श्रुति गुस्से से राघव को देखते हुए कहती है, हमें जाने दो वरना। राघव, वरना क्या? क्या करोगी तुम? पहले जितना कहा गया है उतना करो। तभी राघव के गालों पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। श्रुति, यह थप्पड़ याद रखना, आगे से किसी को परेशान करने से पहले। थोड़ी देर रुककर फिर से श्रुति कहती है, पहली बात, यह बात हमने अभी तुम्हारी दोस्त को भी बताया था और तुम्हें भी बताती हूँ। हमारे पापा ने तुम जैसे लोगों के सामने झुकना नहीं सिखाया है, हमें इज्जत से सर उठाकर बात करना सिखाया है। दूसरी बात, हम इज्जत से बात कर रहे थे तो इज्जत रास नहीं आती है तुम सबको, और तुम, राघव की तरफ उंगली को पॉइंट करके, कहीं के सेलिब्रिटी या हीरो नहीं हो जो इतने अकड़ में रहते हो। हमने सॉरी कहा लेकिन नहीं तुम्हें और तुम्हारी सो कॉल्ड गैंग को लोगों को परेशान करने में मजा आता है। फिर वहां से जाने लगती है तो रुककर फिर से कहती है, लोगों ने बहुत सही कहावत बनाया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहकर वहां से चली जाती है। पूरी कॉलेज में सन्नाटा सा छा जाता है, सब लोग राघव की तरफ देख रहे होते हैं और फिर आपस में बातें करने लगते हैं। राघव गुस्से से कहता है, तुम जो भी हो मैं तुमसे इस थप्पड़ का जवाब लेकर रहूंगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। अमित, रोहन, सानिया हक्के बक्के से सब कुछ देख रहे होते हैं। सानिया, इस लड़की ने बहुत गलत किया, राघव को थप्पड़ मारकर। इसकी इतनी हिम्मत जानती भी है किसके ऊपर हाथ उठाया है। अमित, हाँ सानिया, राघव इसे छोड़ेगा नहीं, उससे बदला लेने के लिए वह उसे बहुत परेशान करेगा। सानिया,
सही है, हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। रोहन, हाँ, अभी यह सब छोड़ो, राघव को संभालो, वो अभी बहुत गुस्से में होगा, पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया है। सानिया, हाँ चलो फिर, सब राघव के पीछे उसे देखने के लिए चले जाते हैं। श्रुति जैसे ही क्लास के दरवाजे की तरफ पहुंचती है तो लेक्चर खत्म हो रहा होता है, तभी बेल भी रिंग हो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि वह आज पहले दिन का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई। उसी वक्त क्लास से एक प्यारी सी लड़की बाहर आती है और श्रुति को उदास देखकर कहती है, हाय माय सेल्फ दिव्या शर्मा, और तुम्हारा? उसकी हाइट लगभग 5 फुट 4 इंच होगी और दिखने में काफी प्यारी, जो भी उसको देखे उसकी तरफ आकर्षित होता जाए। श्रुति, HII माय सेल्फ श्रुति सक्सेना। दिव्या, तुम नई हो यहाँ? श्रुति, हाँ, और फर्स्ट डे का लेक्चर भी छूट गया उस स्टूपिड इंसान की वजह से। दिव्या, कौन स्टूपिड इंसान? श्रुति, पता नहीं, तुम बताओ अपने बारे में। दिव्या, मैं अभी LLM फर्स्ट ईयर में हूँ और यही से LLB भी किया है। श्रुति, ओ अच्छा, हम तो यहाँ पर LLM फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं। दिव्या, तब तो हम एक ही क्लास में हुए तो फ्रेंड। श्रुति, थोड़ी देर सोच के, ओके फ्रेंड्स। दिव्या, ओके फिर चलो कैंटीन चलते हैं। श्रुति, हाँ चलो, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। कैंटीन में दिव्या, छोटू जी दीदी कहिए, क्या लाए आपके लिए आज खाने में? दिव्या, छोटू पहले इनसे मिलो, यह श्रुति है, मेरी नई दोस्त। छोटू, हेलो दीदी। श्रुति सिर्फ हंसकर अपना गर्दन हिला देती है। दिव्या, छोटू तुम 2 बर्गर के साथ में 2 जूस लेते आओ। छोटू, ओके दीदी। छोटू के जाने के बाद श्रुति, दिव्या तुम इसे जानती हो क्या? दिव्या, हाँ मैं जानती हूँ, इसे दिल का बहुत अच्छा इंसान है। श्रुति, तुम्हें कैसे पता? दिव्या, थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने, LLB यही से किया है, तो नॉर्मल सी बात है, छोटू को 3 सालों से मैं जानती हूँ। श्रुति, अरे हाँ, हम भूल गए थे, वैसे क्लास में प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया आज? दिव्या, डोंट वरी, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास चली थी, यह सब छोड़ो, अब हम दोस्त बन चुके हैं, तो यह बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है और कुछ अपने बारे में बताओ। श्रुति, हमारे बारे में जानने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में मम्मी पापा, हमारा एक छोटा भाई है जो कि बनारस में रहते हैं, और तुम्हारे परिवार में? दिव्या, हम सब तो देहरादून में ही रहते हैं, मेरे घर में मम्मी पापा, एक बड़ा भाई और दादी भी हैं जो कि बहुत प्यारी सी है। तभी छोटू उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। दोनों खाने के बाद आगे का लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर एक दूसरे को बाय बोलकर दिव्या अपने घर की तरफ और श्रुति हॉस्टल की तरफ चली जाती है। दिव्या, कुछ दूर जाके रुकते हुए, अरे मैंने तो श्रुति का नंबर लेना ही भूल गई, कोई नहीं कल ले लूंगी, फिर वहां से चली जाती है। अगला दिन श्रुति का हॉस्टल। आज सुबह श्रुति समय से पहले उठ जाती है, फिर रेडी होकर डाइनिंग एरिया में नाश्ता करके तुरंत वह कॉलेज के लिए निकल जाती है। श्रुति समय से कैंपस के अंदर पहुंच जाती है। दिव्या पीछे से उसे आवाज देते हुए श्रुति और कहती है, दिव्या, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, फाइनली तुम आ गई, और मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था कि तुम्हें कॉल करके पूछ पाए कि तुम कब तक आ पाओगी। श्रुति, ओह कोई बात नहीं, तुम अब हमारा नंबर ले लो। दोनों नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्लास में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में प्रोफेसर के आने के बाद सब पढ़ाई करने लगते हैं। तभी क्लास में एक लड़के की एंट्री होती है, वह राघव था। राघव, मैं आई कम इन सर? प्रोफेसर, राघव, यू आर लेट अगेन। राघव, सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। उसी वक्त श्रुति अपनी नज़र को जब ऊपर उठाती है तो वह राघव को देखती है और हैरान हो जाती है। तभी राघव की नज़र भी श्रुति की नज़र से मिलता है तो एक पल के लिए राघव सब भूल जाता है। तभी प्रोफेसर की आवाज़ से राघव को होश आता है और क्लास के अंदर आकर श्रुति के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। श्रुति, खुद में बड़बड़ाते हुए, हमें लगा था कि इस इंसान से हमारा पीछा छूट गया, लेकिन नहीं, क्या भगवान जी, इस इंसान को आप यहाँ हमारे साथ हमारे क्लास में ही लेते आए। दिव्या, कुछ कहा तूने? श्रुति, नहीं, आगे लेक्चर पर ध्यान दो, ओके। राघव,
खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, बहुत शौक है ना लोगों को थप्पड़ मारने का और ज्ञान देने का, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। और फिर एक शैतानी हंसी हंस देता है। लेक्चर के खत्म होने के बाद श्रुति झट से दिव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए क्लास के बाहर ले जाती है। दिव्या, आराम से, मैं गिर जाऊंगी। तभी राघव उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, राघव, कांग्रेट्स मैडम, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप जैसी महाज्ञानी मेरे ही क्लास में है। वेलकम टू हिल मिस श्रुति सक्सेना, यही नाम है ना तुम्हारा, इतना कहकर हंस देता है। श्रुति उसे बस घूरती रही, फिर वहां से बिना कुछ कहे दिव्या के साथ चली जाती है। कैंटीन में, दिव्या, तुम उसे जानती हो क्या? श्रुति, नहीं, क्यों? दिव्या, तुम उसे नहीं जानती हो तो वो तुम्हें कांग्रेट्स और वेलकम क्यों बोल रहा था? तुम्हें पता भी है वो कौन है? और राघव ऐसे ही किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं करता। श्रुति, चिढ़ते हुए, जाके उससे पूछो, ये सब हमें नहीं पता, और कह तो ऐसे रही हो कि वो कोई आम इंसान न होकर भगवान हो। उप्स, सॉरी, हम उसे भगवान से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? दिव्या, वह कोई भगवान नहीं है। ओके, राघव इसी कॉलेज का पुराना स्टूडेंट है, मतलब मैं और राघव एक ही साथ पढ़े हैं, लेकिन आज तक एक दूसरे से कभी बात नहीं किया। श्रुति, अच्छा, तो इसमें नया क्या है? इसमें वैसे भी उस घमंडी से बात कौन करना चाहेगा? दिव्या, तुम उससे इतना चिढ़ क्यों रही हो? तुम ना उससे मिली हो, ना जानती हो, तुम्हें क्या हो गया उसके नाम को सुनकर? वैसे तुम्हें नहीं पता होगा कि वह कॉलेज का सबसे फेमस लड़का है। उसकी सबसे बेकार आदत है यह है कि वह जितना शांत रहता है उतना ही गुस्से वाला भी। फिर थोड़ी देर रुक के, उसका पूरा नाम राघव सिंह ठाकुर है। श्रुति, खुद में बड़बड़ाते हुए, फेमस माई फुट। दिव्या, कुछ कहा तूने? श्रुति, मुंह बनाते हुए, नहीं, वो इंसान शांत हमें तो नहीं लगता। दिव्या, मतलब तू आज ही मिली है ना, तो फिर तुझे उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों? श्रुति, प्रॉब्लम, वह खुद पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम है। तुझे पता है, कल तुम्हारे इसी सो कॉल्ड ओल्ड स्टूडेंट की वजह से हम लेट हो गए थे, कल ही मिल चुके हैं इस चलते फिरते प्रॉब्लम से। दिव्या, एक्साइटेड होकर, कैसे सुनने में आया था कि कल वो कॉलेज से जल्दी चला गया था, किसी ने उसे थप्पड़ मारा था। श्रुति, जल्दी चला गया था, हरकते ऐसे ही रहेंगे तो शक्ल दिखाने लायक बचेगा भी। दिव्या, मतलब हरकते ऐसी रहेंगे तो? श्रुति, दिव्या की बात को काटते हुए, मतलब यह कि कल इसी की वजह से हम लेट हो गए थे, अभी तो बताएं, और जो लड़की उसे थप्पड़ मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। फिर कल का सारा वाक्य दिव्या को बता देती है। दिव्या शौक में जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तो तू वही लड़की है जिसने राघव को थप्पड़ मारा था? श्रुति बड़े आराम से बोली, हाँ तो नहीं मारती, उसे कब से बदतमीजी कर रहा था। दिव्या, श्रुति तूने यह क्या किया? कॉलेज के पहले दिन ही राघव से पंगा ले लिया तूने। श्रुति उसकी तरफ देखकर, इतना अजीब सा शक्ल क्यों बनाया हुआ है? हमने तो बस थप्पड़ मारा था, जान नहीं लिया है। दिव्या, अरे पागल, तू जानती भी है कि वह कौन है और तू यहाँ कह रही है कि बस थप्पड़ मारा है। श्रुति, कोई भी हो, हमें क्या करना है? दिव्या, अरे बाबा, वह यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है राघव, उसको कोई धमकी लेक्चर तो छोड़ो, उसकी तरफ कोई एक उंगली भी दिखा देता है तो उसे छोड़ता नहीं है। तूने तो उसे सीधा थप्पड़ मार दिया, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है इस कॉलेज में यार। श्रुति, किसी का भी बेटा हो, बड़े बाप का बिगड़ैल बेटा। अच्छा यह सब छोड़ो, लेक्चर खत्म करते हैं, हमें भी हॉस्टल जाना है। अपने समय पे वक्त भी बीत रहा होता है। दिव्या और श्रुति अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ में क्लास करना, कैंटीन में खाना खाना, ये सब काम साथ में करते थे दोनों। लेकिन कॉलेज के एक इंसान की वजह से श्रुति का दिमाग हमेशा खराब रहता था। जी हाँ, जिसे आप समझ रहे हो वही है राघव, जो श्रुति को परेशान करने के लिए कभी उसके बुक्स को चुरा लेता तो कभी पूरी क्लास के सामने प्रोफेसर से डांट सुनवा देता तो कभी उसके रास्ते को रोक के उसके पैरों में अपने पैर फंसा देता। श्रुति इन सब चीजों को इग्नोर करती रहती और मन में कहती है, कोई कहेगा इसे कि यह 24 साल का इंसान है, इसकी हरकतें तो पूरी 5 साल के बच्चों वाली है। ऐसे करते करते लगभग 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं। कॉलेज में, राघव, इग्नोर क्यों कर रही हो? कुछ दिनों से डर गई क्या? श्रुति,
डर और तुमसे कभी नहीं। हम फालतू लोगों के मुंह नहीं लगते ना, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपना काम करके चला जाता है, ठीक उसी तरह हम भी सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। राघव गुस्से से उसके बाजू को कस के पकड़ कर कहता है, अपनी हद में रहो, ज्यादा ना बोलो समझी। तुम जानती नहीं हो अभी मुझे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। श्रुति की आंखों में दर्द के कारण आंसू आ जाते हैं और वह खुद को उससे छुड़ाकर कहती है, श्रुति हम हद में है राघव, शायद हद में तुम नहीं हो। यह बच्चों वाली हरकतें करके तुम हमसे बदला नहीं ले रहे हो, बल्कि खुद के तकलीफ को तुम और बढ़ा रहे हो। इन सब से तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम्हें खुद की हद समझ गए ना, उस दिन तुम्हें लोगों के दर्द और उनकी तकलीफ समझ आएंगी, और उस दिन सुकून भी। इतना कहकर वह अपनी क्लास के लिए चली जाती है। राघव अपने मन में, मुझे नहीं समझना किसी की तकलीफ दर्द को, जब किसी ने मेरे दर्द और अकेलेपन को नहीं समझा। सारे लेक्चर खत्म करके श्रुति हॉस्टल वापस आ जाती है, फिर अपने घर पर कॉल करती है, फिर शावी को। शावी, हाय मेरी जान, आज तूने हमें कॉल किया, इतने अच्छे दिन, वह भी हमारे, क्या बात है। श्रुति मुरझाए से स्वर में, बस मन किया तो कर दिया कॉल, अब तुमसे पूछ कर कॉल करना पड़ेगा। शावी, नहीं नहीं, तुझे और पूछ कर बिल्कुल भी नहीं। वैसे कुछ हुआ है क्या। श्रुति, नहीं कुछ हुआ तो नहीं है, बस तुम सब की याद आ रही है बहुत। शावी, अच्छा तो आपको हमारी याद भी आती है, हमें तो लगा था देहरादून जाकर आप तो भूल ही जाएंगी हमें। श्रुति, ओए ड्रामा क्वीन, कितनी नौटंकी करती है तू। शावी, कह सकती है, जो मजा नौटंकी करने में है ना वह और कहाँ। वैसे तेरा आइडेंटिटी कार्ड और लॉ फर्म के इंटर्नशिप का क्या हुआ। श्रुति अपने सर को हाथ से मारते हुए घबराते हुए कहती है, ओ शिट, हम तो भूल ही गए थे इसके बारे में। थैंक गॉड तूने याद दिला दिया हमें यार, हफ्ते भर से ऊपर हो गए हैं, कहीं इंटर्नशिप के लिए जो इंटरव्यू होना था वह खत्म ना हो गई हो। शावी, काम डाउन, पहले जाकर चेक कर, क्या पता तेरी किस्मत साथ दे दे। मे बी अब तक इंटरव्यू हुआ ना हुआ हो, जाकर देख और बता क्या हुआ। श्रुति, थैंक यू मेरी जान, तू ना होती तो क्या होता मेरा। शावी, बटरिंग बाद में कर लेना, पहले चेक कर, हम फोन पर ही हैं। श्रुति, हाँ रुको, अपना लैपटॉप खोल कर तुरंत जीमेल को चेक करती है। लैपटॉप की स्क्रीन को देखते ही उसका मुंह लटक जाता है। शावी, क्या हुआ, कुछ बताएगी, इतनी शांति क्यों हो गई। श्रुति रोंदू सी आवाज में, शावी हम नहीं जा पाए इंटरव्यू के लिए, हमारा इंटरव्यू छूट गया, यहाँ की सबसे अच्छी लॉ कंपनी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। शावी, कोई बात नहीं, किसी और लॉ कंपनी में अप्लाई कर दे। श्रुति, लेकिन तभी उसकी नज़र एक नोटिफिकेशन पर जाकर रुक जाती है। उस नोटिफिकेशन को ओपन करती है, उसको पढ़ते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और खुश होकर अपनी जगह से कूदते कूदते कहती है, शावी अभी चांस है हमारे पास। शावी, मतलब पहले तो चहकना बंद करो और साफ साफ सारी बात बताओ, एक ही पल में तेरा सारा मूड चेंज हो जाता है। श्रुति, शावी जिस कंपनी में अप्लाई किया था इंटर्न के लिए, उस दिन का इंटरव्यू किसी पर्सनल रीजन से पोस्टपोन्ड होकर अब कल होगा, मतलब यह है कि हमारे पास अभी भी चांस है उस लॉ फर्म में जाने का। शावी, अरे वाह, तब तो तेरी किस्मत बहुत मेहरबान है तुझ पर। वैसे क्या पता तेरी किस्मत तुझे तेरे उनसे कहते ना एकदम ट्रू वाला लव से मिलवा दें। श्रुति, ट्रू वाले लव का तो नहीं पता हमें, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमें उस लॉ फर्म में काम करने का मौका मिल सकता है। शावी, अरे जा प्यार की दुश्मन। तभी श्रुति की तरफ कोई लड़की उसके रूम के दरवाजे को नॉक करता है और बाहर से आवाज आती है, श्रुति चलो खाना खाने, वार्डन मैम बुला रही है सबको। श्रुति, अच्छा ठीक है तुम चलो, हम आते हैं। फिर शावी से, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। शावी, वह तो ठीक है, लेकिन लॉयर का आईडी कार्ड का क्या हुआ। श्रुति, वह कल या परसों तक आ जाएगा, ओके बाय। इतना कहकर फोन कट करके डाइनिंग एरिया में डिनर के लिए चली जाती है। अगला दिन श्रुति का हॉस्टल। श्रुति जल्दी से उठकर रेडी होती है और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही दिव्या और श्रुति साथ में लेक्चर अटेंड करते हैं और कैंटीन में बैठकर खाने पीने के बाद दिव्या अपने घर की तरफ, श्रुति हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। आज श्रुति काफी खुश थी। पहला रीजन कि वह उसी लॉ कंपनी में इंटरव्यू देने वाली थी जो उसे पसंद था। दूसरा, आज उसका राघव से कोई सामना नहीं हुआ था।
हॉस्टल पहुंचते ही वह अपनी ड्रेस को चेंज करके वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर पैंट, उसपे ब्लैक कलर का कोट, बालों का हाई पोनीटेल, कानों में छोटे छोटे वाइट मोती के बुंदे, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और उस पर उसका चश्मा, हाथों में ब्लैक कलर की घड़ी और पैरों में ब्लैक हाई हील पहनकर रेडी हो जाती है। फिर खुद को शीशे में देखकर कहती है परफेक्ट, इतना कहकर निकल जाती है अपनी मंजिल की तरफ। ऑटो में श्रुति का फोन रिंग होता है। वह शावी का कॉल था। श्रुति के फोन उठाते ही, शावी, देख कुछ बोलना मत, हम खुद अभी बिजी हैं, हम बस तुझे ऑल द बेस्ट बोलने के लिए कॉल किए हैं। ऑल द बेस्ट मेरी जान, अच्छे से इंटरव्यू देना, ओके, कर हर मैदान फतेह बेटा। श्रुति हंसते हुए, जी हमारी अम्मा जरूर, थैंक यू सो मच। शावी, चल बाय, हमें काम है, अच्छे से इंटरव्यू देना, ठीक है, इतना कहकर फोन कट कर देती है। ऑटो वाला, मैडम आपको जहां उतरना है वह जगह आ गया। श्रुति फोन पर से नजर हटाते हुए, थैंक यू भैया, कितना हुआ? ऑटो वाला, 200 रुपए। श्रुति, क्या 200 रुपए आप हमें नया समझ के लूट रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? हमने सब पता किया था यहाँ आने से पहले कि कितना किराया लगता है, हम सिर्फ 100 रुपए देंगे। ऑटो वाला, मैडम 200 से कम बिल्कुल नहीं होगा। श्रुति, ओ भैया एक काम करें, आप जहां से उठाए थे ना वहां पर वापस छोड़ दीजिए, लेकिन हम 100 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, अगर लेना है तो लीजिए, इतना कहकर वो अपने बैग से 100 रुपए निकाल कर दे देती है। ऑटो वाला चुपचाप पैसे रख लेता और वहां से चला जाता है। श्रुति, आया बड़ा हमें बेवकूफ बनाने, इतना कहकर वह एक ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ मुड़ती है। फिर मन में सोचते हुए, अगर आज अपना इंटरव्यू अच्छे से पास कर लेते हैं तो हम एक बेहतरीन लॉयर बनने का सपना भी पूरा कर लेंगे, प्लीज भगवान जी हेल्प मी। फिर बिल्डिंग के अंदर जाकर चारों तरफ देखते हुए रिसेप्शन पर जाकर, गुड आफ्टरनून, हम यहाँ इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, यह हमारा रिज्यूमे है। रिसेप्शनिस्ट, गुड आफ्टरनून मैम, यस श्योर, आप वहाँ बैठे, थोड़ी देर में इंटरव्यू स्टार्ट होगा। श्रुति, ओके थैंक यू, और प्यारी सी स्माइल देके वह मुड़ती ही है कि किसी से टकरा कर नीचे गिर जाती है। उसके हाथ के डॉक्यूमेंट जमीन पर गिर जाते हैं तो खुद में बड़बड़ाते हुए अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करती है। तभी उसके सामने एक हाथ आता है और कोई उससे सॉरी बोलता है। श्रुति, एक तो बिना देखे चलते हैं लोग, यहाँ 5 फुट 4 इंच की लड़की सबको दिखाई नहीं देती है, जो आता है भिड़ जाता है। व्हाट यू मीन, ये हाथ देकर पहले तो गिराते हो फिर उठाते भी हो, दिखाई नहीं देता क्या? लड़का, पहले खड़ी हो जाओ, वैसे शायद देखकर तुम्हें चलना नहीं आता और अपनी गलतियों को किसी और पर डालना होता है बस। श्रुति खुद से उठते हुए, नहीं चाहिए हमें आपका सहारा, इतना कहकर वो उसे देखती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम फिर से यू स्टेशन गाय। श्रुति की आवाज सुनते ही पूरा स्टाफ उनकी तरफ देखने लगता है। श्रुति, यू स्टेशन गाय, तुम यहाँ पर भी हमारा पीछा करते करते आ गए। लड़का अपने गॉगल को आंखों पर से हटाते हुए, तुम यूं चीपस्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं फिर से पैसे लेने तो नहीं आई हो? श्रुति, उस स्टेशन गाय, आपका मतलब क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो और आपके दिमाग में हर वक्त पैसा ही चलता रहता है क्या? वैसे भी आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है क्या कि कोई लॉ कंपनी में इंसान क्यों आता है? लड़का, अरे हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, जरूर फिर से तुमने किसी का कार तोड़ा होगा तो वह उसकी शिकायत किया होगा और तुम सजा से बचने के लिए यहाँ के किसी लॉयर को हायर करने आई होगी, पर यहाँ पर कोई तुम्हारे केस हैंडल नहीं करेगा, देख लेना। श्रुति, हे भगवान शुभ शुभ बोले आप, वैसे भी हमें ना यहाँ की किसी भी लॉयर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमारे केस को हैंडल करने के लिए, और आप जवाब तो ऐसे दे रहे हैं कि ये कंपनी आपकी ही हो। लड़का, ऑफ कोर्स ये कंपनी। तभी उस लड़के की बात काटकर वहां के एक एम्प्लॉय कहता है, अभय जी चले, लेट हो रहा है। इतना सुनते ही अभय वहां से चला जाता है उस एम्प्लॉय के साथ। जी हाँ, तो यह स्टेशन गाय और कार वाला लड़का है जिसका पूरा नाम अभय धनराज मल्होत्रा है, पेशे से एक लॉयर है। श्रुति घूरते हुए अभय को जाते देख रही थी, फिर रिसेप्शनिस्ट से कहती है, श्रुति कैसे कैसे लोग हैं आप लोग, ऐसे खड़ूस रूड इंसान को अपने लॉ कंपनी में अंदर कैसे आने देते हैं, जिन्हें बात करने की तमीज भी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट कुछ कहने जा रही थी कि
श्रुति फिर से कहती है, समझ सकते हैं हम आप लोग भी ऐसे जिद्दी एरोगेंट बदतमीज इंसान को कुछ कह नहीं पाते होंगे। कोई नहीं, अब हम आगे हैं ना, ऐसे लोगों को लाइन पर लाना हमें अच्छे से आता है। इतना कह के वह रेस्टिंग एरिया में चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट, बाबा रे क्या लड़की है, किसी की बात ही नहीं सुनती है, खुद के सवाल का खुद ही जवाब दे देती है। और इसने जिस इंसान से बहस की है वह कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी के मालिक धनराज सर के छोटे बेटे अभय धनराज मल्होत्रा है। भगवान बचाए अब इसे, इतना कहकर वह अपने काम में लग जाती है। इंटरव्यू के टाइम होने पर सारे कंटेस्टेंट अपने अपने नाम पर बुलाए जाने पर अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। कुछ समय बाद ही श्रुति का नाम बुलाया गया, वह भी अंदर गई। इंटरव्यू देने के बाद बाहर आकर रेस्टिंग एरिया में बैठ गई जहां सारे कंटेस्टेंट बैठे हुए थे। रिसेप्शनिस्ट उनके पास आकर, हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ 3 इंटर्न्स को ही चुना जाएगा। आप सभी में से जो 3 लोगों को चुना गया है उनके नाम कुछ समय में उस नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाएंगे और उनके अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास है तो मुझसे ले लीजिएगा। कुछ समय में ही नोटिस बोर्ड पर 3 इंटर्न्स के नाम लग चुके थे। श्रुति अपने मन में, भगवान जी प्लीज प्लीज हमारा नाम हो। सबके देखने के बाद नोटिस बोर्ड पर लगे पेपर को देखती है तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वहां पर उसका नाम होता है। भगवान जी को थैंक यू बोलकर चहकते हुए अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उसे अपना नाम बताती है। रिसेप्शनिस्ट, कांग्रेचुलेशन मैम, यह रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर और आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। श्रुति खुशी से अपने हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर को देखते हुए, थैंक यू सो मच, ठीक है हम कल से टाइम पर आ जाएंगे। वैसे एक बात बताइए, हमें किसके अंदर काम करना होगा? रिसेप्शनिस्ट, ये तो आपको कल पता चलेगा और स्माइल कर देती है पर मन में कहती है, अब देखो कल क्या होता है, पहले ही बॉस से पंगे ले चुकी है, कल दूसरा शौक मिलने वाला होगा शायद इसे। श्रुति हॉस्टल पहुंचकर इंटर्नशिप वाली गुड न्यूज सबको बताती है। सब काफी खुश थे ये खबर सुन के। अगला दिन श्रुति का हॉस्टल। श्रुति जल्दी से उठकर रेडी होकर तुरंत अपना बैग लेके पास के ही माता रानी के मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर में श्रुति अपने मन में, भगवान जी थैंक यू हमारा सिलेक्शन करवाने के लिए। इसी खुशी में आज हम आपके लिए पूरे आधा किलो लड्डू लाए हैं और जल्दी से आप इस लड्डू के डब्बे पर अपना आशीर्वाद दीजिए, फिर यह लड्डू हम यहाँ के बच्चों को बांट सकें। पंडित जी श्रुति को टीका लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो बेटा। श्रुति आंखें खोलते हुए, वाह पंडित जी, आज तो आपने बिल्कुल सही आशीर्वाद दिया, थैंक यू। पंडित जी श्रुति की बातों को सुनकर हंस देते हैं। श्रुति, पंडित जी ये लीजिए प्रसाद हमारे एक छोटी सी जीत की खुशी में। पंडित जी धन्यवाद बेटा, ऐसे ही खुश रहो हमेशा। श्रुति जी पंडित जी थैंक यू। फिर वहां से चली जाती है। मंदिर के बाहर आकर वह वहां के सारे बच्चों को बुलाती है और एक लाइन में लगवाकर सबको खड़ा करके लड्डू दे रही होती है। इसी बीच दूर खड़ी 85 साल की एक महिला काफी ध्यान से श्रुति के सारी हरकतों को देख रही होती है। यह सब देखकर उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी जल्दी जल्दी में एक लड़का उन्हें धक्का दे देता है। जैसे ही गिरने वाली होती है तभी श्रुति उनका हाथ पकड़कर उन्हें गिरने से संभाल लेती है। श्रुति उस लड़के पर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, दिखता नहीं क्या या चलना नहीं आता ठीक से? अगर गलती हो भी गई तो कम से कम माफी तो मांग लिया करो, बेशर्म कहीं के तुम्हारी वजह से इन्हें चोट लग जाती तो अक्ल के पैदल लोग। महिला, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया होगा। श्रुति, मानती हूँ दादी, लेकिन आपको चोट लग जाती तो आपका परिवार कितना परेशान होता। उसे देखकर चलना चाहिए था और गलती हुई थी तो भागने की क्या जरूरत है। रुक कर आपको संभाल के सॉरी बोल देता, लेकिन नहीं, इज्जत जो घट जाती उनकी। महिला, कोई बात नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। वैसे तुम तो अभी नीचे थी, ऊपर कब आई? श्रुति, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप भी ना दादी। अरे हाँ याद आया, हम पंडित जी के पैर छूना भूल गए थे, उनका आशीर्वाद लेना भी जरूरी है क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। आप रुकिए, हम 2 मिनट में आते हैं, कहीं जाइएगा मत, इतना कहकर वो मंदिर में चली जाती है। महिला, हे माता रानी, ये लड़की है या तूफान मेल? उसने कहा है तो रुकना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ही प्यारी बच्ची है। और वहीं पर एक किनारे सीढ़ी पर बैठ जाती हैं।
तभी श्रुति मंदिर से वापस आकर दादी के पास बैठ जाती है। श्रुति, दादी आप भी प्रसाद लीजिए और हमारी खुशी में शामिल हो जाइए। दादी, कैसी खुशी? श्रुति, हमारा सिलेक्शन हो गया है यहाँ के सबसे अच्छे लॉ कंपनी में एज इंटर्न। महिला, अरे वाह, बधाई हो, खूब मन लगाकर काम करो। वैसे आपका नाम क्या है? श्रुति, हमारा नाम श्रुति है। अच्छा, हमें लेट हो रहा है, चलिए हम आपको पहले छोड़ दे फिर कॉलेज जाएंगे।